Hello, hello friends. Once again, I am here. Topic accounts. थियोरिटिकल टॉपिक है. मुझे कल का इनकम्प्लीट टॉपिक आपके सामने आगे करना है, तो आप मेरा वीडियो आगे कर लेना ताकि हम लोग रूबरू हो सके. मैंने भी आपका सबका वीडियो मेरे स्क्रीन पे ले लिया है. मुझे आगे बढ़ना है. कल के टॉपिक जो मैंने अधूरा रखा है, आज पूरा थियरी है. मेरी एक इच्छा है कि थियरी के अंदर एक छोटा प्रैक्टिकल भी है, तो अखा सेशन थियरी न पढ़ाते हुए वो प्रैक्टिकल जैसा जो थियरी है उसको भी थोड़ा ले लूं, ताकि आपको ज्यादा थियरी महसूस न हो. ऑफ कोर्स इजी है. मैंने वही टॉपिक सिलेक्ट किए हैं कि आराम से आप समझ सके. ये मेरी जवाबदारी है, एंड दैट आई हैव डन. कल हमने आपके सामने जो टॉपिक रखे थे, मैंने जो आपके सामने पढ़ाया था वो बुक बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डेफिनेशन भी बताया था, सीपीए का. फिर रिकॉर्डिंग किसको बोलते हैं, क्लासिफाइंग किसको बोलते हैं, समराइजिंग किसको बोलते हैं, एनालाइजिंग किसको बोलते हैं, इंटरप्रेटिंग किसको बोलते हैं, कम्युनिकेटिंग किसको बोलते हैं. ये सब मैंने चर्चा किया था कि ये सब जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, रखते हैं किसी के सामने, तो उसमें ये सब क्वालिटी होना चाहिए कि वो सामने वाले को यूजफुल भी कैसे हो सकता है, रिलायबल होना चाहिए. मैंने आज आपके सामने पेश करना है कि ये जो अकाउंटिंग है उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है. 1.4 पर मैं हूं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. मैं 2 मिनट आपसे जरा रूबरू बात भी कर लूं ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे. मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं, ठीक है. जरा आप भी अपना ऑडियो खोल लेना. कल का किसी ने कुछ पढ़ा क्या? टोटल थियरी था, एज यू कैन सी. पहले एक टेक्निकल प्रॉब्लम था और फिर टोटल थियरी था. अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो बुक नहीं आया है. मैंने कोशिश किया ढूंढने का 12th की, कि मुझे आपको होमवर्क देना था, तो फिर वो बुक मेरे पास नहीं आया. हो सकेगा तो आज मैं कोशिश करूंगा वापस से, ताकि मैं एक आध क्वेश्चन आपको होमवर्क का दे सकूं 12th में से. मैंने कहा था ना 1+1. मैं बोलूंगा तो आपको अच्छा पड़ता है, वरना क्या है, आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं. दैट इज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस. कल किसी ने वो थियरी वगैरह पढ़ा और कुछ आपको पूछने की इच्छा है तो जरा बताना प्लीज मुझे. सर नहीं, डाउट नहीं, बराबर. हेलो, हाँ सर. किसी को भी कोई डाउट है कल नहीं. का, कुछ भी पूछना है, क्योंकि ये टोटल थियरी है. और मैं आपको बता दूं, पूरा नहीं पढ़ना है. मैंने बहुत अंडरलाइन करके रखा है आपके लिए. मतलब मैंने तो 10% से भी नीचे अंडरलाइन करके रखा है उस हिसाब से, क्योंकि ये इतना थियरी इजी है और उसको अपने को उसी प्रकार पढ़ना है, क्योंकि अपन तो कॉमर्स पढ़े हुए हैं, तो बहुत सी चीज अपने को मालूम है. लेकिन सुननी चाहिए एक बार, ताकि अपने को आइडिया मिले कि नहीं नहीं हमने कुछ सुना है, समझा है, हमने पढ़ा है वगैरह. और ये रिवीजन करने के लिए मैंने इतना लिमिटेड लिमिटेड अंडरलाइन रखा है ना कि आपको भी मजा आ जाएगा, कि आपका टाइम बचना चाहिए. ठीक है, तो फिर मैं आगे चलता हूँ. अगर जो कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है. डाउट नहीं है, चलिए. तो मैं अपना टॉपिक, आप स्क्रीन ही रखना, क्योंकि अभी मेरे को कुछ प्रैक्टिकल पढ़ाना नहीं है, मतलब लिखने का कुछ काम नहीं है. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग यानी हिसाब रखना.
हमारे यहाँ दूध वाला आता है तो अपन उसका हिसाब रखते हैं, भाई इतना आज 2 लीटर लिया, 1.5 लीटर लिया, और लास्ट में अपन उसका टोटल मार के उसका पेमेंट कर देते हैं महीने के अंत में। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, हिसाब रखना। देखो वो लिखा है तो अपने को इन्फॉर्मेशन रहता है, वरना अक्षय महीने में भैया कभी 1.5 लीटर लिया, कभी 1 लीटर लिया, कभी नहीं लिया, कभी ज्यादा लिया, किसको याद रहेगा ठीक से, झगड़ा हो जाएगा। बात कोई बड़े अमाउंट की नहीं है, लेकिन फिर भी वो तारीख को कितने का लिया था ना, ये तारीख का, देर इज अननेसेसरी डिस्प्यूट, तो अपने को लिखना चाहिए। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव पहला क्या है? फर्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन होता है रिकॉर्डिंग यानी लिखना चाहिए। एंड प्लीज राइट सिस्टमेटिकली, खाली लिखो मत कि कभी ये बुक में लिखा, कभी वहां लिखा, कभी कागज पे लिखा, कभी ऐसे हाथ पे लिखा, कभी दीवार, कभी कैलेंडर में लिखा कि भाई दूध आया, लिखा ना। लिखना नहीं है, राइट सिस्टमेटिकली, डेट वाइज, एक एक ट्रांजेक्शन को सही ढंग से लिखना चाहिए, ताकि वो अपने को काम आवे ना, महीने के अंत में सबके सब एक साथ दिखना चाहिए। ये खाली दूध की बात नहीं किया है, तो एकदम ऑर्डिनरी एग्जाम्पल शुरू किया। बाबू जी बिजनेस में तो हजारों लाखों के रोज बाइंग सेलिंग, पैसा, चेक, ये सब ट्रांजेक्शन होते हैं, तो सीधी बात है अपने को ये सब याद रखना पड़ता है जी। सेकंड, ascertainment of result of above recorded transaction. Ascertainment means find out. Ascertainment means calculate. Ascertainment of result मतलब लास्ट में बोलो ना, महीने के अंत में आपको रिजल्ट चाहिए कि भाई टोटल कितना दूध आया, टोटल टोटल कितना उसको पैसा चुकाने का है, और आप उसको पैसा चुका दो, वहां भी लिख लो कि इतना टोटल पैसा चुकाया है, उसका साइन ले लो। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये दूध वाला की बात हुई। चल भाई बिजनेस में बात करना। असर्टेनमेंट ऑफ फाइनल रिजल्ट मतलब साल के अंत में मैंने टोटल परचेज कितना किया, मैंने टोटल सेल कितना किया, मैंने कैश, बैंक, जो भी ट्रांजैक्शन किए, एसेट लिए, कितने खर्चे किए, सैलरी, इलेक्ट्रिक बिल, बाबू जी पूरे साल का मुझे हिसाब चाहिए, ताकि मुझे रिजल्ट मालूम पड़े फाइनली हाउ मच मनी आई हैव अर्नड और आई हैव लॉस्ट मनी। देखो भाई बिजनेस है, देयर कुड बी प्रॉफिट, देयर कुड बी लॉस, तो प्रॉफिट लॉस असर्टेन मीन्स टू फाइंड आउट। आपने लिखा है वो आपको मदद करेगा, ताकि आपका प्रॉफिट लॉस आपको मालूम पड़ना चाहिए। तो ये आप लिखेंगे तो आपको बराबर मालूम पड़ता है। नेक्स्ट, ascertainment of the financial position. Once again, ascertainment means to find out, to calculate. Babuji, ascertainment of financial position. Financial position यानी मनी पोजीशन। भाई साहब आप जब अपना रोज ट्रांजैक्शन लिखोगे, साल के अंत में प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करोगे, उसके साथ मुझे एक चीज और चाहिए, और वो है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मींस मनी पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है योर एसेट्स, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है योर लायबिलिटीज, कि आप कितने फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आपकी एसेट्स कितनी है, आपकी लायबिलिटी कितनी है, इसका मुझे एक टोटल समरी मिलना चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसको हम लोग बैलेंस शीट बोल देते हैं। तो बाबू जी लिखा होगा तो मालूम पड़ेगा ना तेरे को, तू लिखेगा ही नहीं तो तेरे को ये प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स, लायबिलिटी, ये सब फटाफट मालूम नहीं पड़ेगा। अपना टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य, ये आप जो लिखते हैं उसका उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट, फोर्थ, रैशनल डिसीजन मेकिंग। सोच ले, रैशनल डिसीजन मेकिंग, आप अगर जो ठीक से लिखोगे ट्रांजैक्शन को, आप अगर जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस ढूंढोगे एट द एंड ऑफ द ईयर, एसेट्स लायबिलिटीज आप ढूंढोगे, तो उसके आधार पे आप रैशनल मतलब होशियारी भरा, रैशनल मींस होशियारी भरा डिसीजन ले पाओगे कि भाई बिजनेस का अपने को आगे का डिसीजन लेना है, बिजनेस का अपने को आगे का एक्सपांशन करना है, कुछ नए मशीन लेना है,
कुछ नए ऑर्डर पूरे करने हैं, तो भाई साहब ये डिसीजन मेकिंग का काम आप तभी कर सकते हो जब आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स है। गोडाउन में माल कितना पड़ा है, यहाँ बैठे बैठे मालूम पड़ना चाहिए बच्चा। गोडाउन में जाके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि गोडाउन में क्या है, किधर है, कितना है, चल चल, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर जो आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड है तो आपको यहीं बैठे बैठे ताबड़तोड़ मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये मेरे पास कितना गुड्स है। भले उधर हो सकता है प्लस माइनस हो सकता है कोई चोरी हो गया हो, वो दूसरी बात है, लेकिन तेरे पास यहाँ टेबल पे ऑफिस पे रिकॉर्ड पूरा होना चाहिए, ताकि उधर जाने की दौड़ने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में तो कंप्यूटर है, एवरीथिंग ऑनलाइन, इतनी सारी ब्रांचेस है। फॉर एग्जांपल रेमंड्स की कपड़ा, रेमंड ऑल ओवर इंडिया हजारों ब्रांचेस है। अभी हजारों ब्रांचेस में कितना कपड़ा पड़ा है भाई एक एक ब्रांचेस के अंदर, क्या इसका गिनती करने जावे बाबूजी? वो पूरा कंप्यूटराइज है, आएगा उसका रिकॉर्ड, और किसको 1 मीटर भी दिया 2 मीटर भी दिया ना, एकदम कंप्यूटराइज रिकॉर्ड लगाते हैं कि 2 मीटर कपड़ा गया तो 2 मीटर कंप्यूटराइज लिखेंगे, कौन सा कपड़ा गया वो भी लिखते हैं, तो कपड़ा अपने आप कम हो जाता है। आएगा उसकी एंट्री, जितना गया है उसकी एंट्री, एवरीथिंग थ्रू कंप्यूटर। मतलब बैठे बैठे मालूम पड़ता है कि आज का अपना स्टॉक कितना है। देखो, अगर जो मुझे मालूम है ना, तो मुझे डिसीजन लेना आसान पड़ता है। मेरे टोटल डेटर्स कितने, एक बटन दबाओ ताबड़ तो मालूम पड़ना चाहिए कि अपने ये टोटल 325 आदमी लोगों से इतना इतना पैसा लेना है, टोटल 2 करोड़, एक से इतना एक से उतना, टोटल 325 लोग है बच्चा, टोटल 2 करोड़। तो ये गिनना नहीं है ये आदमी का नाम बोले किधर रहता है, नहीं 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 नहीं, उसका रिकॉर्ड चाहिए भैया। सो डिसीजन मेकिंग विल बी इजी अगर जो आपने लिखा है, सिस्टमेटिक रखा है, कंप्यूटराइज आपने सब सब कुछ मेंटेन किया है, तो आप कोई भी फटाफट इंफॉर्मेशन ले पाओगे भाई जी। तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है, लेकिन ये आपके हाथ में ना, बराबर करोगे तो। नेक्स्ट, टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। यू नो सॉल्वेंसी, व्हेन द एसेट्स आर मोर देन द लायबिलिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। बाबूजी जब भी बैंक के पास आप लोन लेने जाते हो ना, तो बैंक हमेशा आपका चेहरा देखेगा और लोन नहीं देता है। ये सूट बूट पहन के आया हूं मैं भैया, चलो स्वागत करो, मेरे को लोन दो, मुझे बाहर निकल भाई। तो मेरे को लोन कैसे देगा? दे विल आस्क माई पास्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, माई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और वो भी स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जिसका ऑडिट किया होगा, ऐसा उन लोग को रिकॉर्ड चाहिए बच्चा। दे विल गो थ्रू, और उसको विश्वास बैठना चाहिए कि इन लोग लोन लेंगे तो वापस भी करेंगे भाई साहब। वो मेरे ऑफिस प्रीमाइसेस पे भी आएंगे, देखेंगे कि इसका ठीक ठाक है कि नहीं, इस बस खाली कागज पे फालतू बातें। मतलब बैंक लोन देने से पहले मेरी सॉल्वेंसी पोजीशन जांचेगा। सॉल्वेंसी मतलब आई एम कैपेबल ऑफ paying money, I am capable of paying interest, I will repay the loan, I will make regular payment of installments. मैं क्रेडिटर को पैसा दे सकूंगा कि नहीं, मैं बैंक का हफ्ता चुकाऊंगा कि नहीं, ये सब उसको देखना पड़ता है, और ये सब आपको इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग से मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है 1.5, आई एम ऑन पेज नंबर 1.8। एक एक पेज पे ये सब दिया हुआ है, और मैं आपके सामने खुलासा कर रहा हूं। इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक आध लाइन सब में, बस आपने सुना है, आपको मालूम पड़े कि सर ने पढ़ाया है, वो हेडिंग और एक आध लाइन इनफ है। आपके हाथ में ये बुक्स आ जाएगा ना, तो आप उसमें अंडरलाइन भी कर सकोगे, ताकि आपका ज्यादा टाइम पास नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट है अपन वहां ज्यादा टाइम पास करेंगे, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकोमोडेशन में मैंने फुल टाइम पास किया, एक भी चीज छोड़ा नहीं। लेकिन यहाँ ये थियोरी है, आता भी है, सिंपल है, और अंडरलाइन भी मैं करके रखता हूं। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन मतलब उसका कार्य क्या है, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। अब आया है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस यानी उसका कार्य क्या है। फर्स्ट, मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब गिनना, मापना, अपने पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितना है। बाबूजी अपना फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, इट शुड बी मेजर्ड।
कुछ कुछ आदमी लोग हमारे फ्रेंड्स वगैरह बैठते हैं ना, तो वो बोलते हैं देख वो मेरा उधर का बंगला इतने का है, वो मेरा उधर ये प्रॉपर्टी इतने का है, इतना मेरे पास गोल्ड है, इतना मेरे पास शेयर्स है, इतना ये मेरा ऑफिस का वैल्यू, और टोटल मारते हैं कि मेरा टोटल देख ले इतना हो गया। मेजरिंग। कुछ साल पहले हमारे एक बिल्डर है, ब्रह्मा डेवलपर्स, आए थे, 260 करोड़ गिनाया था अंदाज से, कुछ 20 एक साल पहले की स्टोरी बता रहा हूँ। 260 करोड़, यहाँ प्रॉपर्टी वहां प्रॉपर्टी, पुणे में प्रॉपर्टी, अमेरिका में भी रखे रखा है, और गोल्ड भी वो किलो में लेते हैं। मेजर, ये इतना 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 इतना, ये सब मेरे को गिनाते गए। बड़े इंसान है, बड़े उम्र वाले हैं, लेकिन ऐसे खुल के बात कर लेते हैं कभी कभी, तो उसको भी लगता है अच्छा इंसान है, थोड़ी बातें करें, उसका ओपिनियन लेंगे लास्ट में। दिल का बड़ा कंजूस है, किसको किसी को कभी 5 रुपए की मदद नहीं करेगा। हाँ, चाय पानी अपने को कराएगा, वहां तक ठीक है, जाओ भाई। मुझे क्या बोलना है, मेजर, गिनती करना पड़ता है। नेक्स्ट, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब आगे का तेरे को सोचने का, फोरकास्ट करने का, कि मैं आज इधर खड़ा हूं। बाबू जी अभी एक हमारे ब्रोकर का फोन आया था, शेयर दलाल है, बोलता है कि मान लो कोरोना खत्म भी हो जाएगा ना, तो अगले 6 महीने तक इसकी असर खत्म नहीं होगी, क्योंकि सब जगह लॉकडाउन है, सब जगह बिजनेस जाम है, सबके पैसे फंस गए हैं, रोलिंग एकदम खत्म हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि कोरोना मान लो आज खत्म हो गया तो सबका कार्यक्रम शुरू। फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब आगे का अपन कुछ सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। और ये फोरकास्टिंग अकाउंटिंग के आधार पे किया जाता है। डिसीजन मेकिंग, सही डिसीजन लेना कि अभी मुझे क्या करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डिसीजन लेना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। नेक्स्ट, कंपैरिजन एंड इवेल्युएटिंग। कंपेयर करना चाहिए बाबूजी कि मेरा लास्ट ईयर कैसा था, ये साल कैसा है, कितना प्रॉफिट कमाया, लॉस हुआ, एसेट्स कितने थे लास्ट ईयर, ये साल कितने हैं, लायबिलिटी कितना था। यू मस्ट कंपेयर एंड इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब बाद में अपने को नक्की करना चाहिए कि हम लोग कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कि हम लोग का रिग्रेस हो रहा है। इवेल्युएट कि अपना कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कहीं रिग्रेस हो रहा है। नेक्स्ट, कंट्रोल। देखो प्रॉपर अकाउंटिंग करोगे ना, प्रॉपर हिसाब लिखोगे ना, तो कंट्रोल होगा। बाबू जी हमारा एक दोस्त था, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी तो अमेरिका भाग गया। उसने कुछ नया स्टाफ रखा था, तो पूरे 1 महीने में आगे उसके पास कुछ 3 लोग थे, बाद में 3-4 लोग और रखे, 6-7 लोग हो गए। तो जो चाय कॉफी का जो बिल पहले आता था, उससे अचानक 10 गुना हो गया। अभी देखो स्टाफ शायद डबल हो गया, तो बिल भी डबल से थोड़ा ज्यादा आ सकता है, 10 गुना क्यों। इमीडिएटली उसने अपना जो जुना आदमी था उसको बोला कि अरे ये क्या, क्योंकि साहब आप तो ज्यादातर ऑफिस में रहते नहीं हो, आप तो ऑडिट पे जाते हो, शाम को 1-2 घंटा आते हो, लेकिन ये पूरा स्टाफ है ना, ये रोज जूस मंगाता है, मिल्क शेक मंगाता है, बड़ा बड़ा अच्छा नाश्ता मंगाता है। पहले अपने यहाँ सिर्फ चाय कॉफी आता था, कभी कभी ठंडा आता था, अभी तो यहाँ इन लोगों का आइसक्रीम, मिल्क शेक, जूस, ये वो खाना पीना मतलब मजबूत। तो ये टोटल मिलके आपका 10 गुना बिल हो गया। लो, मुद्दे की बात इधर है, उसने पूरा डेट वाइज चेक किया, उसने उसको ये भी बोला था कौन क्या मंगाता, वो भी लिखने का, मतलब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था ना, तो हिसाब बराबर देखा, और उसे देखा अरे भैया, पहला महीना तो उसको चुकाना ही था क्योंकि हो गया सो भी, लेकिन उसने फिर स्ट्रिक्ट बता दिया कि वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग टी एंड कोल्ड ड्रिंक, नथिंग एल्स। बाबू जी बोलना पड़ता है, कंट्रोल। मैं आपको एक और कंट्रोल का आइडिया सिखाता हूँ। बाबू ये भी नहीं करना तो आपके ऑफिस में एक वो किटली रख लेने का, जो चाय ऑटोमेटिक बनाता है, पानी गर्म करता है, और उसमें वो डिप डिप और पाउडर दूध का आ जाता है, या तो अभी तो रेडी मिक्स भी आता है, काट के डाल दो, उसके अंदर दूध भी होता है, शक्कर भी होता है। मतलब बाहर से कुछ मंगाने का ही नहीं, आपके वहां सिर्फ और सिर्फ चाय बनती है, दैट्स इट। कॉफी भी नहीं मिलती है, जिसको पीना है पिएगा। कंट्रोल। हाँ, उसमें कॉफी भी चाहिए तो रख सकते हो, नथिंग लाइक दैट, लेकिन बाहर से कुछ नहीं आएगा। मतलब अभी ऑफिस में क्या है, तो क्या चाय कॉफी है, तो इसमें से आपको एडजस्ट करना है, कोई मंगता है तो 2-4 कप ज्यादा पिएगा, और क्या। मुझे क्या बोलना था, वो जो इतना बड़ा बिल आया ना,
10 गुना कभी नहीं आएगा। यू मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल द थिंग्स। तो ये लिखेंगे ना तो मालूम पड़ता है भैया कि अपने को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, बाबूजी गवर्नमेंट की रेगुलेशन है, टैक्स वगैरह भरने पड़ते हैं, अगर जो आप लिखेंगे तो ठीक से आप टैक्स भी भर पाओगे। तो बुक कीपिंग जो बात है, बुक को रखना, बुक को लिखना, ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली आपको लिखना चाहिए, एंट्री पास करना चाहिए, परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, ये सब आपको मेंटेन करना चाहिए। दैट इज बुक कीपिंग। ये रिकॉर्ड रखेंगे, अकाउंटिंग करेंगे तो आपको उसके बाद बहुत सारे फायदा भी मिलता है। भाई साहब, मैं 3 शब्द आपके सामने रख रहा हूं। वन इज बुक कीपिंग, सेकंड इज अकाउंटिंग एंड थर्ड इज अकाउंटेंसी। आई रिपीट, मैं 3 शब्द आपके सामने रख रहा हूं। ये 3 शब्द आप जानकार हो, लेकिन थोड़ा आपको पॉलिश करना है। वन इज बुक कीपिंग, सेकंड इज अकाउंटिंग एंड थर्ड इज अकाउंटेंसी। देखो, मैं अकाउंटेंसी पढ़ाता हूं। शब्द अकाउंटेंसी, आप हिसाब वगैरह लिखेंगे, फाइनल अकाउंट बनाओगे, नेट प्रॉफिट ढूंढोगे, बैलेंस शीट बनाओगे, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। मैं अकाउंटेंसी पढ़ाता हूं। एक सेंटेंस, बाबूजी हम लेजर जर्नल ये सब करेंगे, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट सब बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ये वो सब करेंगे, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, और भी बहुत सारे स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल, बहुत कुछ है जो आपको शब्द नहीं मालूम है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। तो क्या ये सब अकाउंटिंग, हिसाब किताब रखना अलग अलग ढंग से, ये अकाउंटिंग। बुक कीपिंग मतलब जो ट्रांजेक्शन है, वो ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री पास करना, उसका नरेशन लिखना, परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक वगैरह में लिखना, मतलब जो स्टार्टिंग का काम होता है, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड एंट्री। उसके आगे जब फाइनलाइजेशन का काम होता है, फाइनल अकाउंट बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है जी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनता है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सब स्टेटमेंट बनते हैं आगे आगे, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। और अकाउंटेंसी बोलेंगे तो बुक कीपिंग भी उसमें आ गया, अकाउंटिंग भी उसमें आ गया, और भी बहुत सारी चीज होती है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। मतलब बुक कीपिंग बेसिक चीज है, अकाउंटिंग थोड़ा आगे चलना है, और अकाउंटेंसी बोलेंगे तो वास्ट थिंग, मोर और लेस इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। मैंने कहा ना, मैं अकाउंटेंसी पढ़ाता हूं, मतलब खाली 11th-12th का नहीं, खाली बीकॉम का नहीं, खाली सीए नहीं, बाबूजी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हो सकता है आपके कॉमर्स में वो अकाउंट में नहीं है बीकॉम तक। टैक्स कैसे कैलकुलेट करने का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, बाबूजी ये सब चीजें अपने यहाँ के 5 साल के बीकॉम तक में कुछ नहीं आता है, लेकिन वो अलग अलग सब्जेक्ट्स है, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग छोटी बात है, अकाउंटिंग उसके अंदर बुक कीपिंग आ जाता है, थोड़ी बड़ी बात हो गई। 10वीं तक पढ़ना बुक कीपिंग, 12वीं तक पढ़ना अकाउंटिंग। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि चल भाई बीकॉम तक पढ़ लिया अकाउंटेंसी, ये एक उदाहरण था प्लीज समझाने के लिए। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। बाबूजी बुक कीपिंग का काम साधारण अकाउंटेंट कर सकता है, भले वो ग्रेजुएट हो नहीं हो, चलता है। अकाउंटिंग का काम वही करेगा जिसको फाइनलाइजेशन आता है, जिसको फाइनल अकाउंट बनाना मालूम है, जिसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वगैरह मालूम है, उसके आजू बाजू के एडजस्टमेंट्स उसको मालूम है, वही इंसान वो अकाउंटिंग का काम कर सकता है। कि भाई आरबीडी कैसे करना है, आरडीडी, उसको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। बुक कीपिंग में क्या है, खाली बस बिल की एंट्री पास कर लो, जर्नल एंट्री पास कर लो, नरेशन लिख लो, कैश बुक बना लो, दैट इज बेसिक वर्क, छोटा मोटा कोई भी इंसान कर लेगा।
लेकिन अकाउंटिंग करना है, फाइनलाइजेशन करना है, तो थोड़ा उसको अनुभव होना चाहिए, मतलब वो थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो ग्रेजुएट होना चाहिए, उसको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अकाउंटेंसी बोलेंगे तो उससे भी ऊपर है बाबूजी, उसको बिजनेस का भी नॉलेज होना चाहिए, उसको गवर्नमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए, टैक्सेशन का नॉलेज होना चाहिए, बैंकिंग ये वो सब का जानकारी होना चाहिए, ताकि वो हर चीज को प्रॉपरली पेश कर सके, यहाँ तक कि वो रिपोर्ट रख सके टेबल पे। तो बेसिक काम जो करता है वो बुक कीपर, उसके ऊपर का काम करता है वो अकाउंटेंट, और उसके ऊपर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो रिपोर्ट्स वगैरह बनाएगा, जो अकाउंटेंसी का काम करता है। तो बाबूजी, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थ्री वर्ड्स, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। मैं अभी आपके सामने कुछ शब्द बोला था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बाबूजी, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये सब यहाँ बुक में है। मैं आपके सामने उसका मीनिंग पेश करता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो डेबिट क्रेडिट ये सब करते हैं, जर्नल लेजर ये सब होता है, ये आपका कैश बुक वगैरह, फाइनल अकाउंट बनाना, प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, ये सब जो अभी तक आप पढ़े हो, और आगे चल के भी आपको ऐसे ही बहुत सी चीजें पढ़ना है, जिसमें डेबिट क्रेडिट आएगा, दो इफेक्ट्स आएगा, नरेशन आएगा, जर्नल आएगा, लेजर आएगा, बहुत सारे अलग अलग चैप्टर से आगे चल के भी। ये मत समझना 12th तक में सब हो गया, नथिंग। तो बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। अकाउंटिंग, आगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो, अकाउंटिंग एक बात है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब आपने बैलेंस शीट बना लिया, फाइनल अकाउंट हो गया। भाई साहब, आप मैनेजमेंट को ये कैसे पेश करोगे, मैनेजमेंट को कैसे पेश करोगे ताकि मैनेजमेंट को उसमें से डिसीजन लेने का अच्छा मौका मिले। मैनेजमेंट को खाली बैलेंस शीट नहीं बनाने का, उसको बैलेंस शीट में हर एक चीज अलग अलग करके दिखाओ कि इतने अपने पास फिक्स एसेट है, इतने अपने पास करंट एसेट है, इतने अपने पास टेंजिबल एसेट है, इतने इनटेंजिबल एसेट्स है। देखो, वही बैलेंस शीट थी, लेकिन उसको अलग अलग ढंग से पेश करके मैनेजमेंट को ज्यादा मालूम पड़ता है। कुछ मैं और सब्जेक्ट और शब्द के नाम ले रहा हूं, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने सिलेबस में नहीं है, ना भी सीए में भी है, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैनेजमेंट को चाहिए। उन लोग को डिसीजन लेना है। बाबूजी, अकाउंटेंट का काम लिमिटेड है, लेकिन उसको ऐसे पेश करके दीजिए अपना ये जो काम हुआ है मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट उसको झट से समझ सके और अच्छे ढंग से डिसीजन ले सके। ये अकाउंटिंग में से उसको आपको अलग अलग करके छांट के वो चीज पेश करना है। दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ अकाउंटिंग, इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट को जरूरी है, मैनेजमेंट को समझदारी के लिए चाहिए, डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग शब्द पर से थोड़ा तो मालूम पड़ता है जी। कॉस्ट, खर्चा कितना आएगा, हर चीज का कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ता है बच्चा। एक बॉल पेन हम लोग बनाएंगे तो ये बॉल पेन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना, आप बाजार में से खरीदते हो, लेकिन ये जो कंपनी बनाएगा तो पहले इसका पूरा कॉस्ट का कैलकुलेशन करेगा कि रॉ मटेरियल कितने का आएगा, ये जो स्टील वगैरह वो कितने का होगा, फैक्ट्री का भाड़ा कितने का आएगा, लेबर को वेजेस कैसे चुकाएंगे, इसका पैकिंग कैसे करने का, सेलिंग का खर्चा कितना, एडवर्टाइज का। बाबूजी, हर एक चीज का कॉस्ट ढूंढो अलग अलग, और फिर अपने को मालूम पड़ता है कि ये बॉल पेन अपने को इतने में पड़ी, यानी कॉस्ट, फिर इसमें प्रॉफिट लगाएंगे कितने में बेचेंगे।
या फाइनल अकाउंट मैंने नहीं सिखाया, मैंने कॉस्ट सिखाया कि ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का, ताकि आपको मालूम पड़ना चाहिए कि बॉल पेन आपको कितने में पड़ी। बाबू जी कभी आप लोग घर पे सैंडविच बनाएंगे तो बाहर से सैंडविच लाएंगे तो मान लो एक सैंडविच आपको 30 में पड़ता है, 40 में, जो भी है। घर में आप वो सैंडविच को बनाइए, ब्रेड लेके आइए दो, उसका खर्चा गिनो, टमाटर काकड़ी ये वो सबका खर्चा गिनो, जो भी और डालना है उसका भी खर्चा गिनो, पटर फिटर जो भी, और फिर आप मुझे बताना एक सैंडविच का आपको कितना कॉस्ट पड़ा। हो सकता है घर में बनाएंगे तो आपको 6-7 रुपए के आसपास एक सैंडविच पड़ेगा, और वही आप बाहर से लेके आते हो तो 30, 35, 25 जो भी रुपया है, दिस इज व्हाट द कॉस्ट। बाबू जी हर एक चीज का कॉस्ट ढूंढना पड़ता है। बुक कीपिंग अपना काम करता है, अकाउंटिंग अपना काम करता है, मैनेजमेंट अपना काम करता है, कॉस्ट ढूंढना, हर एक चीज का कॉस्ट। चाइनीज वाले आगे निकल के, उसके पीछे का सबसे बड़ा राज ही ये था, उन लोग ने कॉस्ट के ऊपर बहुत ध्यान रखा। अपना कॉस्ट इतना उन लोग ने कट किया, अपना कॉस्ट को उस प्रकार से उन लोग नीचा लेके आए कि उन्होंने पूरे दुनिया में अपना गुड्स बेच के दिखाया। वो ये करना पड़ता है ना, ये आपका कैलकुलेशन होना चाहिए ना। ये कैसे हो सकता है आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीज कहाँ सस्ती मिलेगी। ये बॉल पेन की बात करता हूँ, इसमें जो इंक मिलती है वो कहाँ मिलती है, रिफिल कहाँ मिलती है, ये स्टील कहाँ मिलेगा, ये उसका प्लास्टिक का बॉडी कहाँ मिलेगा। आप फाइंड आउट करो कि सस्ता कहाँ से मिलेगा, फिर वहां से उठा के लाओ, फिर अपना बॉल पेन बनाओ, लेबल मारो। देखो कॉस्ट कैसा सस्ता पड़ेगा वो आपको फाइंड आउट करने का ना। बाकी यहाँ बैठे बैठे आप बोलेंगे तो उसका कॉस्ट आपको महंगा ही पड़ेगा। तो कॉस्ट आपको हमेशा सस्ता कैसे पड़े, यू मस्ट फाइंड आउट, यू मस्ट डू द कैलकुलेशन। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। बाबूजी ध्यान रखना, वी आर सोशली रिस्पॉन्सिबल। हम कोई भी गलत चीज नहीं लिखना चाहिए, गलत चीज नहीं छापना चाहिए, गलत चीज का कोई भी अपने को निर्णय नहीं लेना चाहिए। वी आर सोशली रिस्पॉन्सिबल। कोई भी चीज अपने को गलत क्यों करना चाहिए। अपना जो भी स्टेटमेंट रहेगा, सामने वाले को उस पर विश्वास आना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। ये आपके ऊपर है ना, आप उसको कैसे लोगों तक पहुंचा रहे हो, उसमें गड़बड़ क्यों करना चाहिए। हम लोग गड़बड़ करते हैं, सामने वाले को फिर कभी ना कभी मालूम पड़ जाता है तो तकलीफ पड़ता है ना। तो आपका अकाउंट आप ऐसे रखिए ताकि देखो समाज में आपके साथ सप्लायर जुड़े हैं, कस्टमर जुड़े हैं, आपके एम्प्लॉइज जुड़े हैं, गवर्नमेंट आपके साथ जुड़ा है, आपके कस्टमर भी आपके साथ है, क्योंकि कस्टमर को भी ये फील होना नहीं चाहिए कि हम लोग को चीट किया जाता है। बाबू जी अब ये सैनिटाइजेशन वगैरह का भाव बढ़ा दिया, इट इज नॉट करेक्ट थिंग। दिस इज द सोशल अकाउंटिंग एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कुछ दिन पहले ऐसे ही वो चक्कर मारने जाता हूँ ना, तो 1.5-2 महीने पहले वो ऐसा राउंड मारने निकला था, तो दवाई का दुकान वाले के पास से कुछ ऐसा बातें में से निकली, कोरोना क्या है, तभी जरा नया नया था ना, 2 महीना पहले अपने को इतना ज्यादा वो नहीं लग रहा था, 2-2.5 महीना पहले। लेकिन मेरे को, मैं सब ये साइट पे से पढ़ता था और मुझे भी इतना अंदाजा नहीं था कि हिंदुस्तान पे इतनी उसकी असर आ सकती है। और अभी भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि वेदर वी आर एट द पीक पॉइंट, मतलब खतरा टल गया है कि नहीं खतरा टला है, क्योंकि अभी बहुत कुछ देखना जैसे बाकी है। भाई साहब उसके पास मास्क नहीं मिल रहे थे तभी। बोला क्यों, ऐसे कोई मांगने को आया था तो मैं कुछ अपनी दूसरी दवाई के लिए खड़ा था, तो बोलता है नहीं है। तो मैंने बोला यार एक काम कर, शायद हो सकता है हमारा जूना स्टूडेंट होगा 30-35 साल पहले का। बोला काम कर, दिस इज द राइट टाइम यार, तुम लोग खुद मास्क बनाओ, नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ तक चाहिए तो अपना 1 रुपए का लॉस करो, ये राइट टाइम है पब्लिक को मदद करने का। ये टाइम पैसा कमाने का नहीं है। दिस इज व्हाट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द सोशल अकाउंटिंग। बाबू जी कमाल है ना, ये टाइम पे अपन पैसा कमाने का सोचेंगे, लोगों को जब जरूरत है तेरी और तू उससे ज्यादा पैसा मांग रहा है, शर्म नहीं आती है। दिस इज द राइट टाइम, यू शुड हेल्प देम। वो मेरे आजू बाजू 2-4 लोग और भी खड़े थे, उन लोग को भी अच्छा लगा कोई इंसान अच्छा बोल के जा रहा है। उसको भी मैंने बताया तू एक काम कर, मास्क नहीं है मत बोल, तू इसका ऑर्डर दे, नो प्रॉफिट नो लॉस में बेच, और हो सकता है तो तेरी ताकत है तो 1 रुपए का नुकसान बेयर कर और लोगों को दे। ये यही टाइम मिला है लोगों की दुआ कमाने का बच्चा। पैसा तो कमाना ही है ना, खद रोज तेरे पास कोई मास्क लेना आने वाला है क्या।
दिन में 5 मास्क नहीं बिकते होंगे तेरे, जरा सोच ले। आज भले रोज के 50-100 बिक रहे हैं, 1 रुपया कम कर डालना अपनी तरफ से भाई। ये 10,000 मास्क है, चलो ये 10,000 का नुकसान करना है, हर मास्क के पीछे 1 रुपया अपने को कम कर डालना है। मुझे 8 रुपए में है, मैं 7 रुपए बेचूंगा। दिस इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग के पास ये है ही नहीं, देखना ज्यादातर लोगों में नहीं है। अरे वक्त आने पे खड़ा रहो यार। दिस इज कॉल्ड सोशल अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने वर्कर का ध्यान रखो। जी बहुत जरूरी बात है। बुरे टाइम पे आप वर्कर के साथ नहीं रहोगे, क्या मतलब है ऐसा? यू मस्ट, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई साहब। वो बेचारा कहां से पैसा लेगा? विदेश में बोल देगा मेरे को पैसा नहीं, हमें कहां से देगा? तो क्या पागल है फिर मैं? जितना भी स्टाफ है, एक का भी पैसा नहीं रुकना चाहिए। फोन करके तू तेरा पैसा लेके जा प्लीज, मेरे को भी घर चलाना है जी। दिस इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वरना हम बोल सकते हैं ना कि भाई हम क्या करें, तुम आए भी नहीं हो, अपना ऑफिस भी बंद है, काम भी बंद है, फिर मजा करो। ये अच्छा नहीं लग सकता है ना। तो ये सब अकाउंटिंग है। दिस इज कॉल्ड सोशल अकाउंटिंग। मतलब आप समाज के लिए जवाबदार हो, समाज को आपका फायदा मिलना चाहिए, खाली समाज से प्रॉफिट कमाना ये मेरा काम नहीं है। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। भारत में ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है ही नहीं यार। आपके ऑफिस में कितना स्टाफ है, देखना। ये जरा उल्टी गणित सुनना मेरी पास, इसमें इतना मीनिंग नहीं लिखा है, इसने तो एक लाइन लिख के छोड़ दिया है। ये ना यूके में बहुत चलता है। हमारा एक स्टूडेंट यूके गया था ना, वहां से कुछ साल पहले एक बार मिल गया था, मेरे को बोलता है ह्यूमन ऑडिटिंग का सर आपके पास बुक है? चला, मैं भी पहली बार सुना ह्यूमन ऑडिटिंग, मैंने पढ़ा नहीं है। बोला ह्यूमन ऑडिटिंग क्या होता है? तो मेरे को उसने बताया था, आगे वो गया होगा, पढ़ाई उसकी चालू होगी, 1-2 साल बाद में मिल गया ऐसे ही रास्ते पे। तो बोले ये क्या होता है? तो उसने मुझे ये बताया था वो टाइम पे। अभी भी अपने इधर वो चालू नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कुछ जगह पे चालू किया है, आपको भी आगे आएगा। ह्यूमन ऑडिटिंग का मतलब आपके पास जितना स्टाफ है, एक एक स्टाफ की उम्र क्या है, मतलब उसकी उम्र बाकी कितनी है आपके उधर काम करने की। मान लो एक स्टाफ 30 साल का है, 40 साल का पकड़ने दो मेरे को, 60 साल को रिटायर होता है, मतलब वो आपके वहां 20 साल काम करेगा। नकुल भाई सुनते हैं ना ठीक से? 40 साल का एक स्टाफ है, रिटायरमेंट की एज मान लो 60 साल है, मतलब वो आपके पास 20 साल काम करेगा। मतलब उसका 20 साल का पीरियड, उसमें वो कितना आपको काम करके देगा और आप उसको कितना पगार देंगे टोटल 20 साल में, वो आपको कितना काम करके देगा। तो बाबूजी मालूम पड़ता है कि ये आदमी का इतना आप उसमें से कमा रहे हो, वो आपका कितना बड़ा एसेट है। ह्यूमन, वो इंसान है, पढ़ा लिखा है, आप उसको पगार देते हो, लेकिन आप उसमें से कमा रहे हो फिर पगार देते हो ना। तो आप उसमें से कितना कमा रहे हो बाबूजी, कभी कैलकुलेशन किया है? कभी बैंक का रिपोर्ट पढ़ना, बैंक का रिपोर्ट में उन लोग एक एक आदमी से कितना उन लोग कमाते हैं ना, वो भी लिखते हैं, प्रॉफिट अर्न पर स्टाफ पर्सन। मतलब एक आदमी से वो कितना, मान लो 6 लाख कमाते हैं पूरे साल में, क्योंकि वो आदमी को 3 लाख का पगार दिया है साल का। तो वो बैंक जो टोटल कमाया, तो टोटल स्टाफ कितना है, तो पर स्टाफ मेंबर कितना कमाया, अरे कैलकुलेट करना चाहिए ना। आपको भी मेरी बात सोच के लगेगा हाँ सर बात में कुछ दम है। फिर हमने टोटल कमाया, इतना स्टाफ है, मतलब एक आदमी कितना कमा रहा है ऑन एन एवरेज, और हम एक आदमी को कितना पगार दे रहे हैं। नहीं, अपने को देखना चाहिए ना भाई साहब। ये अलग अलग देखो गिनती करने का तरीका है, बात तो वही है। तो दैट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। एक आदमी हमारे पे एसेट है, लायबिलिटी है, उसमें से अपन कितना कमाते हैं, उसके ऊपर कितना खर्चा करते हैं, एवरीथिंग प्लीज। फर्दर, यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नया टॉपिक आगे आगे मैं चल रहा हूं, बातें सिर्फ थियरी है यार, मजा कर, मगर सुन शांति से, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में भी उपयोगी है। अपना थियरी बुक में से पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक एक पॉइंट कवर कर रहा हूँ, भले आजू बाजू की बातें कवर कर रहा हूँ ताकि तेरे को मजा आवे, क्योंकि इन लोग ने इतना नहीं छापा है। प्रैक्टिकल एक भी एग्जाम्पल इसने दिया ही नहीं। नेक्स्ट, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन।
यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आपका जो अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन है उसको यूज कौन करता है? एक इन्वेस्टर, कंपनी में जो पैसा लगाते हैं ना शेयर होल्डर बच्चा, शेयर होल्डर्स आर द इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स आर द इन्वेस्टर्स। बाबू जी कोई भी कंपनी में आप पैसा लगाएंगे तो पहले कंपनी के बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए, कंपनी क्या बना रहा है, क्या प्रॉफिट कर रहा है, उसके कहाँ कहाँ प्लांट है, जानकारी तो लेना चाहिए ना। तो आपका जानकारी किसको चाहिए? इन्वेस्टर, द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग मनी इन योर कंपनी बाय वे ऑफ शेयर्स। तो इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन चाहिए। सेकंड, एम्प्लॉई, जो काम कर रहे हैं ना बाबू जी, वो भी तो देखेंगे ना कि कंपनी कितना कमा रही है, उनको भी तो पूरा पगार मिलता है कि नहीं, बोनस मिलता है कि नहीं, उनकी देखभाल आप कितना कर रहे हो। बाबू जी अभी थोड़े दिन पहले टीसीएस का रिजल्ट आया था, तो उन्होंने कहा कि 95% ऑफ अवर स्टाफ इज वर्किंग फ्रॉम होम। चलो मैं भी सुन के हैरान हूं, 95% बोला, सुना क्या तूने? इतना बड़ा स्टाफ है, एक तो 95% घर से काम कर रहे हैं, मतलब उन लोग का कोई काम रुक ही नहीं रहा है। बहुत फर्क पड़ता है। 95% काम मतलब कोई आता नहीं है, और सब लोग का, उन लोग का काम 100% हो रहा है। पहले तो 95% तो दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, है ना भाई। मेरा मुद्दा था एम्प्लॉय, मेरा मुद्दा था अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आप जो भी लिखते हो, गिनते हो, उसका पता और उसका उपयोग एम्प्लॉय को भी है। नेक्स्ट, लेंडर, जो लोग आपको लोन देते हैं, स्पेशली बैंक, मैंने कहा था। सप्लायर, क्रेडिटर्स। बाबू जी हम जिससे भी गुड्स खरीदते हैं ना, स्पेशली क्रेडिट में खरीदते हैं ना, तो कोई भी आदमी आपको क्रेडिट बाद में देगा, पहले वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखता है, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखता है कि क्या आप पैसा रिटर्न करोगे, टाइम पे पैसा दोगे। क्रेडिट वर्दीनेस एक शब्द मार रहा हूं। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब आपका कितना क्रेडिट चल सकता है बाजार में, लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 10 करोड़ रुपया, कितना। आप कितना भी नहीं बोल सकते ना, एक लिमिट होती है हर इंसान की अलग अलग। तो वो क्रेडिटर लोग, सप्लायर लोग पहले आपको देखेंगे, परखेंगे, जानेंगे, और फिर आपको क्रेडिट देंगे ना। अच्छा चलिए भाई आप 5 लाख का माल ले सकते हो उधार, ऐसी थोड़ी दे देंगे 50 लाख लेके जाओ, 5 करोड़ लेके जाओ। वरना कोई भी कुछ भी लेके जाएगा, बाद में दिखेगा ही नहीं, लो भाई ढूंढो हमको। तो आपका जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो क्रेडिटर लोग भी चेक करते हैं, आपका पिछला हिसाब देखते हैं, आपका रिकॉर्ड देखते हैं, आपका गुडविल देखते हैं, आपका स्टेटस देखते हैं, और फिर वो आपको क्रेडिट ऑफर करते हैं। नेक्स्ट, कस्टमर। अब ये कस्टमर लोग भी देखो, आज भी मैं सच बताता हूं, अगर जो किसी को ट्रस्ट है, हिंदुस्तान में कोई बिजनेसमैन है जिसके ऊपर नाम पे ट्रस्ट है, वो है टाटा। डील खोल के 1500 करोड़ उसने दे दिया कोरोना में। बाकी सब लोग अपना शो कर रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए सब, ये बता रहे हैं ना, हॉस्पिटल बता रहे हैं ना, ये टिफिन भेज रहे हैं बता रहे हैं ना। बाबू जी टोटल मार तेरा कुछ नहीं होएगा, चवानी छाप इंसान। 1500 करोड़ के सीधा चेक दे दिया, जो करना है करो जाओ। और इन लोग क्या करते हैं, वो 200 बेड बनाया ऐसा बताते हैं, इतने लोगों को टिफिन भेज रहे हैं बता रहे हैं, मतलब काम गिना बहुत रहे हैं। आप उसका टोटल मारोगे तो आपको लगेगा सर जी इसका 2 करोड़ भी टोटल नहीं आएगा। और उसने, मर्द इंसान ने 1500 करोड़ का चेक दे दिया हाथ में, जो तुमको करना है करो, चलो निकलो यहाँ से। और बाकी ये सब लोग देखो सब गिनती करा रहे हैं, ये 5,000 लोगों को हमने ये इतना पैसा दिया। अरे भाई तू टोटल मारना कितना दिया। हमारे ये चोर पॉलिटिशियन लोग, शब्द लगाया मैंने चोर, एक एक ने कितना दिया हिसाब ही नहीं मालूम पड़ता मेरे को। सबके पास, एक बार मेरे को इच्छा हो गई थी 10-12 दिन पहले, कि सबके अपने पास तो नाम है ही, कि इतने अभी पॉलिटिशियन अभी के हैं, इसके अगले वाले कौन, इसके अगले वाले कौन, सबका लिस्ट बनाओ, सबका फ्रेंड्स, सबके फैमिली, उसका भी लिस्ट बनाओ, उनको भी बोलो तुम बनाओ, और एक एक जन कितना पैसा दे रहा है लाओ निकालो मालूम पड़े। सबके पास करोड़ों रुपया। ऑन एन एवरेज ईच इंडियन पॉलिटिशियन इज करोड़पति। वो कैसे मालूम पड़ता है मालूम है? अभी तो ऐसा नियम है, इलेक्शन आपको लड़ना होता है ना, तो आपको पूरा अपना फाइनेंशियल
स्टेटस कागज पे लिख के देना पड़ता है कि मेरे पास ये घर है, मेरे पास ये गाड़ी है, इतना दागीना है, इतना शेयर्स है, इतनी जमीन है, मेरी इतनी इनकम है, ये कारखाना है, सब लिख के देना पड़ता है, टोटल मारना पड़ता है कि मेरी पूरी संपत्ति 25 करोड़, 40 करोड़, 200 करोड़। ये हेमा मालिनी जीता है, ये सनी देओल जीता है, ये सब पॉलिटिशियन लोग, ये सब खिलाड़ी लोग हैं। इनका टोटल मारो, उसको बोलो तेरी जितनी प्रॉपर्टी उसका 5%, 10% कोरोना में दे दे, चल आजा मैदान में। क्यों भाई, समाज सेवक हो ना आप लोग, गिनाइए ना, आइए ना, आपका लिख के दिया आप लोगों ने। बाबूजी मेरा मुद्दा ये था कि आप अपना हिसाब किताब रखेंगे, कस्टमर को भी मालूम होना चाहिए। मेरे को आगे बढ़ना है क्योंकि बातें आजू बाजू की हो जाती है। गवर्नमेंट इज एन एजेंसी, आप जो लिखते हो उसका उपयोग गवर्नमेंट भी करता है। अभी तो जीएसटी ऐसा चीज हो गया ना बच्चा कि सब ऑनलाइन होता है, तो गवर्नमेंट को भी आपका रिकॉर्ड मालूम पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सब ऑनलाइन है। और आपको भी आगे चल के जीएसटी आने वाला है, तो पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन है। गवर्नमेंट को सबका सब बिजनेस का अता पता लग जाता है कि भाई कौन क्या कर रहा है वगैरह। तो आपका अकाउंट का उपयोग गवर्नमेंट भी करता है, जनरल पब्लिक करता है, एम्प्लॉइज करता है, लेंडर करता है, कस्टमर करता है, इन्वेस्टर करता है, बाबूजी मैनेजमेंट जो बिजनेस को मैनेज करता है, डायरेक्टर्स, ये सब लोग तो करते ही है। भाई साहब, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। व्हाट आर द रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर्स? इकोनॉमिक्स बोलेंगे तो मैंने इकोनॉमिक्स समझा है कि अपने पास रिसोर्सेज कम है, अपनी वांट्स ज्यादा है, वो वांट्स को अपन कैसे पूरा कर सके। तो बाबू जी अकाउंटिंग का इकोनॉमिक्स के साथ में 100% रिलेशन है। फर्दर, अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स मतलब आंकड़ा शास्त्र, डेटा, या आप मीन मोड मीडियन ये सब जो पढ़ते हो ना, ये सब स्टैटिस्टिक्स है। ये देश में कितना इनकम है, एक एक इंसान कितना कमा रहा है, देश में क्या प्रोडक्शन है। बाबू जी अकाउंटिंग अपना काम करता है लिखने का, और ये सब स्टैटिस्टिक्स मीन वगैरह ये सब स्टैंडर्ड डिविएशन जो भी आप पढ़ते हो उसका कहीं ना कहीं अकाउंटिंग के साथ तालमेल है। अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स, अभी मैंने कहा ना कोस्टिंग कि बॉल पेन कितने की पड़ी, यू रिक्वायर कैलकुलेशन, मैथ्स है। एक साथ आप 1 लाख बॉल पेन बनाओगे, फिर उसको 1 लाख से डिवाइड कर दो टोटल कॉस्ट को, मीन्स यू विल गेट द कॉस्ट पर बॉल पेन। कि अपन 1 लाख बॉल पेन बनाएंगे, उसका टोटल खर्चा इतना आया, 1 लाख का टोटल खर्चा इतना आया, तो एक का कितना, तो टोटल खर्चे को 1 लाख से डिवाइड कर डालो, यू विल गेट कॉस्ट पर बॉल पेन। बिसाइड्स अकाउंटिंग एंड लॉ, याद रखना आप जो भी काम करोगे, लिखोगे बुक्स में, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, यू मस्ट फॉलो द लॉ प्रॉपरली ऑफ दैट कंट्री। देश कैसा चाहता है, इनकम टैक्स चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे ये जीएसटी हो, प्रोफेशनल टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, वेल्थ टैक्स हो, जो भी है बच्चा, यू मस्ट फॉलो लॉ, और उसके मुताबिक आपको लिखना है। खाली लिखना थोड़ी चलता है यार, यू मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। हर बाबूजी दुबई में तो इनकम टैक्स ही नहीं है, जाओ कमाओ जिसको जितना कमाना है उतना, वहां 1 नंबर 2 नंबर जैसा पैसा ही नहीं है। बाबूजी 2 नंबर का पैसा उसको बोलते हैं जिसमें टैक्स नहीं भरते हैं। दुबई में 2 नंबर 1 नंबर है ही नहीं, वहां इनकम टैक्स ही नहीं है, फुटो यहां से, तुम कितना कमा रहे हो हमको कोई देखना नहीं आपसे, जाओ भागो यहां से। बहुत सी देश है जिसमें इनकम टैक्स ही नहीं है, मजा मारो, हिंदुस्तान में है। तो आपको अपने देश का कानून फॉलो करना चाहिए, अपन अपना अकाउंटिंग अपने देश की जरूरत और कानून के मुताबिक मेंटेन करना चाहिए। अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मैनेजमेंट को अकाउंटिंग का जरूरत पड़ता है क्योंकि उसको डिसीजन लेना है, आगे की सोचना है, फोरकास्टिंग करना है, प्लानिंग करना है, तो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग का जरूरत पड़ता है जी।
बाबू जी अकाउंटिंग है, लिखो, बुक रखो, फाइनल अकाउंट्स बनाओ और बहुत कुछ, रिपोर्ट्स बनाओ। ये अकाउंटिंग अच्छी बात है, लिखना चाहिए, मालूम पड़ता है, लेकिन अकाउंटिंग के कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस का मतलब होता है कुछ इसकी लिमिट, मर्यादा। बाबू जी अकाउंट आपने लिखा तो बिजनेस की सब जानकारी उसमें नहीं आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट के ऊपर हेडिंग है एज ऑन। एज ऑन मतलब बैलेंस शीट उस दिन का है बच्चा, पूरे साल का एसेट्स और लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है। पूरे साल का एसेट्स लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं दिखता है। मैं तेरे सामने एक चालाकी वाली बात रखता हूं, जरा ध्यान से सुनना, लंबी चलेगी, बुक में भले नहीं है। HM क्लास बैंक से एक लोन ले रहा है 5 लाख का। सानिका सुन रहा है ना? 5 लाख का लोन लिया तो ठीक है सर, लिया, आगे बढ़ो, चलो, एंट्री हो गई, सब बराबर है, लायबिलिटी है तो ठीक है सर, आगे बढ़ो। अब मैं शाना देख कैसा, नकुल भाई 360 दिन हो गए, साल खत्म नहीं हुआ। हाँ, 360 दिन हो गए, मैं वो लोन बैंक को रिटर्न कर देता हूं। आप बोलेंगे सर लिया था ना, पैसे की जरूरत नहीं है, अरे है ना। तो आप बोलेंगे सर रिटर्न कर दिया ना, अरे पैसे की जरूरत है ना, तो रिटर्न किया। सुनना, इसको तो मैंने शार्पट बोला ना, 360 दिन के बाद मैंने रिटर्न किया, साल खत्म नहीं हुआ, रिटर्न कर दिया। मैंने तभी क्या किया, कोई फ्रेंड वगैरह को बोला कि थोड़ा पैसा दे दे, ताकि वो 7 दिन के लिए पैसा लिया उससे बारों बार, और वो लोन को रिटर्न कर दिया। मेरा बैलेंस शीट जब बनेगा आखिरी दिन को, बोल भाई, तो क्या बैलेंस शीट के अंदर लोन आएगा क्या? लोन नहीं दिखेगा। और वो मैंने ऐसे ही एडजस्टमेंट रखा था, 7 दिन का पैसा लिया था फ्रेंड के पास, फिर वापस 7 दिन के बाद यानी कि नए साल में वापस लोन ले लेगा, वो फ्रेंड का पैसा वापस करेगा, लोन वापस हो गया। लेकिन बैलेंस शीट में आप मेरे को पूछो तो लोन नहीं दिखेगा, क्योंकि आखिरी दिन को लोन नहीं था ना, तो लोन रिटर्न हो गया था, बाहर से पैसा लाके जानबूझ के उसको लिखा नहीं था, और बस लोन खत्म हो गया। बाबूजी बैलेंस शीट शोज financial position of one day, last day, during year what happened is not reflected in the balance sheet. सुना मैंने कैसा बताया? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिखती नहीं है मगर हुई होती है। बैलेंस शीट का भी हर चीज का बयानबाजी नहीं कर सकता है, क्योंकि बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन, वो एक ही दिन का है बच्चा, सब चीज उसमें नहीं दिखेगा तेरे को, पूरे साल में क्या आया क्या गया मालूम नहीं पड़ेगा। फर्दर, accounting ignores the charges accounting ignores changes in the money factor। बाबूजी देखो, रुपये का कीमत अभी 76 रुपया हो गया, डॉलर का कीमत, सॉरी, $1 is equal to approximately 76 rupees। इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट कि अगले साल $1 यानी अंदाजित 60 रुपया था, ये साल $1 यानी 76 रुपीज हो गया। मैं आपसे पूछता हूं, बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट ही है, इसमें कहा ये इतना सारा चेंज हो गया, वो उसमें कहा रिफ्लेक्ट होने वाला है। बैलेंस शीट इज द पोजीशन ऑन द लास्ट डे। अरे बाबूजी शुरुआत में $1 60 रुपया था, अभी $1 76 रुपया हो गया, इतना चेंज आया, तो ये बैलेंस शीट कुछ नहीं बताएगा साहब, आपका जर्नल लेजर कुछ नहीं बोलता ये सब बातें कि साल में क्या क्या ऐसा ऐसा हुआ अप डाउन। तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनल अकाउंट्स। बिसाइड्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट डिपेंड अपॉन द पर्सनल जजमेंट। बाबूजी अकाउंट में देखना बहुत सारी चीजें ना पर्सनल जजमेंट के ऊपर आधार रखते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आरबीडी,
कितना आरबीडी होगा, 2%, 5%, डिपेंड्स। ये पर्सनल जजमेंट पे होता है जी। सेकंड थिंग, डेप्रीशिएशन। हम लोग 5% बोलते हैं, 10% होता है। अरे क्या अपन जितना बोलते हैं उतना डेप्रीशिएशन होता है क्या एक्चुअली? तो मैनी थिंग बेस्ड ऑन एस्टिमेट, पर्सनल अपने अनुमान से हम लोग लिख देते हैं, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। देयर इज नो रिकॉर्ड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी मैंने बताया, भारत में आज तक हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज का कुछ बताते नहीं है कि अपने पास कितने वर्कर है, कैसे वर्कर है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसमें कितना सामर्थ्य छुपा है। नहीं, उसकी एंट्री हम लोग पास नहीं करते। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। हमारे पास अभी तक वो है ही नहीं कि अपना जो आदमी लोग है उसका रिसोर्स कितना है, ताकत कितना है। फर्दर, बिसाइड्स देयर आर डिफरेंट पॉलिसीज वी फॉलो। हम लोग बिजनेस कैश में कर रहे हैं, क्रेडिट में कर रहे हैं, किसको कितना दिन का उधार दे रहे हैं, 40 दिन का, 45 दिन का हम लोग उधार खरीद रहे हैं। बाबूजी, ये सब चीज आपको यहाँ नहीं दिखेगी फाइनल अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में। मुझे इतना ही बोलना है, देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। भाई साहब, मैं जानबूझ के थोड़ा यहाँ रुका के रखता हूँ ताकि थियरी मोरलेस खत्म जैसा ही है ये पहला पार्ट, आगे का इतना कुछ महत्व का नहीं है। मेरे को थियरी में ही थोड़ा प्रैक्टिकल का साइड भी लेना है, ताकि ऐसा नहीं लगे कि अक्खा लेक्चर में सिर्फ सुनना सुनना भी कभी कभी मजा नहीं आता यार। और पहला पूरा ये चैप्टर में सिर्फ ऐसा सुनने का ही ज्यादा है। 100% थियरी, 100% थियरी है बच्चा, ठीक है। थियरी में भी थोड़ा थोड़ा कहीं प्रैक्टिकल है, मैं जरा उसको लेना चाहता हूं। ये अपना फर्स्ट पार्ट मोर और लेस समाप्त है। चैप्टर समाप्त नहीं हुआ, फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट चैप्टर के यूनिट में यूनिट नंबर 4 थियरी है, फिर भी वहां प्रैक्टिकल बहुत है। बाबूजी, मेरे को थोड़ा प्रैक्टिकल तेरे सामने रखना है, क्योंकि थियरी है लेकिन फिर भी वो थियरी थोड़ा प्रैक्टिकल से जुड़ा है। भाई साहब, मैंने अपना स्क्रीन सामने चालू कर दिया है, यू कैन सी प्लीज। और जो आज का डेट है जरा लिख लेना बाबूजी, क्या डेट है आज का? 22, एम आई राइट? 22 अप्रैल। चलिए, क्या किया उसने? चलिए बाबूजी, मैं चालू कर रहा हूं यूनिट नंबर 4, चैप्टर फर्स्ट ही है। थियरी है बच्चा, लेकिन थोड़ा क्या प्रैक्टिकल होगा तो तेरा माइंड थोड़ा घूमेगा, तो तुझे मजा आएगा। वरना टोटल 2 घंटा मैं भी समझता हूँ यार, थोड़ा माइंड पे तकलीफ आता है। मुझे छोड़ना कुछ नहीं है प्लीज, अगेन आई एम गोइंग टू टेक एवरीथिंग। और मैं वही चीज ले रहा हूँ जो तू मेरा सुन रहा है, तेरे को कोई टेंशन नहीं आएगा, इजी है। वही चीज मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, भले थियरी है भले, मगर इजी पॉइंट मैंने लिए हैं। यूनिट 4, इसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इनकम। इनकम यानी रिसीट। चैप्टर का नाम आपके सामने स्क्रीन पर मैंने लिखा है, कैपिटल एंड रेवेन्यू।
This is to some extent with a practical touch. बाबूजी, कैपिटल एंड रेवेन्यू, जरा सुनना। हम अलग अलग प्रकार के खर्चे करते हैं, एक्सपेंडिचर्स। चाहे हम सैलरी चुकाते हैं, चाहे हम मोटर कार लेते हैं, चाहे हम रेंट भरते हैं, रिपेयर का खर्चा करते हैं, चाहे हम फर्नीचर लेते हैं, मतलब हर प्रकार का अपना खर्चा चलता रहता है। कोई खर्चा छोटा रहता है, कोई खर्चा बड़ा रहता है, कोई मीडियम रहता है, कोई खर्चा शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, मतलब घड़ी घड़ी करना पड़ता है, छोटे समय के लिए है। तो कोई खर्चा लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए होता है। तो ये सब चलता रहता है। स्मॉल एक्सपेंस, बिग एक्सपेंस, मीडियम साइज एक्सपेंस। मैं लिखने का चाहिए तो मौका देता हूं, बाद में थोड़ा सुन ले। हम अलग अलग खर्चे करते रहते हैं, तो हाँ सर करते रहते हैं। अब मैं तेरे सामने 1 मिनट के लिए फाइनल अकाउंट लेके आता हूं, और उसमें लेके आता हूं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लेके आता हूं बैलेंस शीट। जरा देख लेना, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये बैलेंस शीट तेरे सामने रखा है। मैं कोई छोटा मोटा खर्चा कर रहा हूं, मान लो मैंने फर्नीचर का रिपेयर किया, रिपेयर ऑफ फर्नीचर, बाबूजी 10,000 रुपया। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करना है, कर दिया, देखना, रिपेयर ऑफ फर्नीचर। अब मान लो ये 10,000 रुपया मेरा अकाउंटेंट जो पहले का फर्नीचर था 2 लाख रुपया, उसमें ये 10,000 रुपया ऐड कर डाले कि भाई रिपेयर किया है, और फर्नीचर बता दे 2,10,000 रुपया। जरा सुनना ठीक से। देखो भाई, ये डेबिट था, तो यहां मैंने ऐड किया ना, ये भी तो डेबिट हुआ। मतलब मैंने यहां नहीं लिखा, मैंने यहां नहीं लिखा मैंने यहां नहीं लिखा, और मैंने यहां लिखा। जान उसका कलर बदला, जरा तेरे को दिखता है तो शायद। देखो लिखना था इधर, सही यही था, लेकिन मैंने जानबूझ के इधर लिख डाला। डेबिट ही किया बच्चा, डेबिट ही किया बच्चा। आप बोलेंगे सर मगर ये तो रिपेयर था ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए, और आपने ये रिपेयर को बैलेंस शीट में फर्नीचर में ऐड कर डाला। ए भाई, बैलेंस शीट टैली होगा। हाँ, ये रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस में न लिखा और फर्नीचर में ऐड कर डाला, गलती किया तेरे सामने रे। इवन देन यू विल फाइंड बैलेंस शीट इज टैलीड। भाई साहब बैलेंस शीट टैली होना है जी, 100% होगा, क्योंकि ये डेबिट है, ये भी तो डेबिट ही है, तो बैलेंस शीट को टैली होना ही है। अब मैं तेरे को पूछ रहा हूं, अगर जो मैं ऐसा गलती करता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखा और बैलेंस शीट में लिखा, ये करके मैंने क्या काम किया है गलत, जरा मुझे तुझे समझाना है, सिखाना है। देखो, अगर जो मैं इसको रिपेयर को प्रॉफिट एंड लॉस में लिखता हूं,
डेबिट साइड, ये सही है, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट आएगा ना वो सही आएगा। और अगर जो मैं ये रिपेयर को फर्नीचर में ऐड कर दिया, एसेट में लिख दिया, ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो डेबिट इफेक्ट, लेकिन भाई साहब मेरा जो नेट प्रॉफिट आएगा ना वो गलत आएगा। देखो दोनों पॉसिबिलिटी में बैलेंस शीट तो टैली होना ही है बच्चा, लेकिन मैंने ये रिपेयर को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखा और उसको मैं एसेट में शो कर दिया, तो मेरा नेट प्रॉफिट गलत हो जाएगा। दिस इज व्हाट द रिजल्ट। मेरी गलती क्या रिजल्ट ला रही है, क्या परिणाम हो रहा है मेरी गलती का, क्योंकि इफ दैट रिपेयर आई एम showing in profit and loss means I will get correct net profit, but if that repair I am adding to asset as a furniture, then my resulting net profit will be wrong. आगे सुन, इससे और क्या होगा जरा सुन ले बाबूजी। क्योंकि मैंने रिपेयर को एसेट में लिख देला तो क्या होगा, therefore my total of assets increase wrongly। फर्नीचर खरीदा नहीं है फिर भी फर्नीचर बढ़ा दिया तूने, फर्नीचर में लिखा ना तूने रिपेयर को, तेरा एसेट साइड बढ़ गया। क्या एसेट सचमुच बढ़ा है? तो कि नहीं सर गलती कर दिया आपने, समझा कि नहीं, मैंने गलती किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट माय टोटल एसेट्स इंक्रीज, व्हिच इज रॉन्ग माय डियर, इट इज माय मिस्टेक। मुझे यही तुझे सिखाना है कि अगर जो एक एक, मुझे ऐसे बहुत सारे पॉइंट सिखाना है, मैं खाली ये एक उदाहरण तेरे सामने लिखा क्योंकि अपने टॉपिक का नाम क्या है जरा देख ले, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इनकम, ये मेरा चैप्टर का नाम है, यूनिट 4। उसमें मैंने स्टार्ट किया एक्सपेंडिचर से। हम रोज बरोज के बहुत सारे खर्चे करते हैं, सैलरी, ये वो, रेंट, रिपेयर, फर्नीचर, मोटर कार, बहुत कुछ। कोई खर्चे छोटे हैं, कोई खर्चे बड़े हैं, कोई मीडियम है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए है वगैरह। फिर मैंने तेरे सामने एक नाटक चालू किया। क्या नाटक है तू देख रहा है कि एक रिपेयर का खर्चा था फर्नीचर का 10,000, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना चाहिए था, वो सही है, हो गया। मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखा भाई साहब, मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखा और इसको मैंने बैलेंस शीट में लिख डाला, इसको मैंने बैलेंस शीट में लिख डाला, एसेट साइड में लिख डाला, और फर्नीचर में मैंने इसको ऐड कर डाला, फर्नीचर में मैंने इसको ऐड कर डाला। जरा देख लीजिए, तो मैंने क्या काम किया, तो कि मेरा फर्नीचर बढ़ा दिया मैंने, प्लीज सी, मेरा फर्नीचर बढ़ा दिया मैंने, जो 2 लाख था प्लस 10,000 रिपेयर, फर्नीचर हो गया 2,10,000। और मैंने यहां रिपेयर नहीं लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस में उसको नहीं शो किया। नतीजा क्या हो गया जरा देखिए, जो रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा होता तो मेरा नेट प्रॉफिट सही आता बच्चा, और मैंने इसको रिपेयर को एसेट में लिख डाला, डेबिट लिखा, 1 मिनट, डेबिट लिखा, बैलेंस शीट तो टैली होगा जनाब, क्योंकि डेबिट का डेबिट ही पे दिया है। Therefore, you will find that balance sheet is tallied. But please keep in mind, my net profit will not be reflected with the correct figure. क्योंकि जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस की थी वो आइटम मैंने एसेट में डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम मैंने एसेट में डाल दिया, मतलब आई विल नॉट गेट करेक्ट नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट टैली होगा क्योंकि करना था, डेबिट किया है, डेबिट, बैलेंस शीट टैली हुआ, डेबिट, बट माय नेट प्रॉफिट फिगर विल बी रॉन्ग। उतना ही नहीं, एक और गलती सुन, because I have shown as asset added in furniture, therefore my total asset is increased wrongly। बच्चा मेरा एसेट साइड wrongly बढ़ गया, देख ले, एसेट इंक्रीज wrongly। ये मेरी 2 गलती हुई। कारण क्योंकि सर आपने ये रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना चाहिए था और आपने इसको बैलेंस शीट में डाल दिया। मतलब अकाउंटेंट के पास बाबूजी
नॉलेज होना चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो वो सही ढंग से तेरा फाइनल अकाउंट वगैरह बना सकता है। अगर जो अकाउंटेंट के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, he can do the errors, and if he is doing errors, then but natural, no one will accept your accounts, no one will believe your account, तेरे पे कोई भरोसा भी नहीं करेगा। तो याद रखना, गलती हो जावे ऐसा काम नहीं करना है, और इसीलिए ये चैप्टर की अपने को शुरुआत करनी है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। अभी मुझे चैप्टर की शुरुआत करनी है, मैंने ऐसे ही एक उदाहरण तेरे सामने रख दिया कि ये ऐसा होता है वगैरह, ऐसा करके कि आप मेरे को कैसे समझ रहे हो, कौन से एंगल से। मैंने एक मिस्टेक करके छोड़ा तेरे सामने, हाँ और वो मिस्टेक का नतीजा बताया कि मिस्टेक किया है फिर भी बैलेंस शीट टैली हो रहा है। टैली हो रहा है, और उसका दो खोटा परिणाम आया। क्या दो खोटा परिणाम आया? एक तो कि मेरा नेट प्रॉफिट गड़बड़ हो गया, मेरा नेट प्रॉफिट गड़बड़ हो गया, यस, और दूसरा मेरा बैलेंस शीट का टोटल भी गड़बड़ आ गया। तो टोटल दो मिस्टेक आया। यस सर। एक तो मेरा नेट प्रॉफिट गड़बड़ हो गया, एक तो मेरा नेट प्रॉफिट गड़बड़ हो गया, और दूसरा मेरा बैलेंस शीट का टोटल गड़बड़ हो गया। मतलब आप कुछ भी मिस्टेक करोगे ना, तो उसका क्या परिणाम आ सकता है, मुझे तुझे बताना था। जस्ट एक एग्जाम्पल तेरे सामने रखा मिस्टेक वाला। चैप्टर का नाम है कैपिटल रेवेन्यू, वो क्या है अभी तक मैंने चालू ही नहीं किया, लेकिन एक ऐसा ही एग्जाम्पल छोटा सा ऐसे ही रखा है। ऑफ कोर्स ये एग्जाम्पल का उपयोग वो चैप्टर में होने वाला है, ताकि मुझे थोड़ा तुमसे जानकारी लेना था कि आपको मेरा एग्जाम्पल समझा क्या, यस सर। मैंने क्या गलती किया, उसका परिणाम क्या आया। चैप्टर चालू नहीं किया अभी तक, थोड़ा दूर रखा हूं। हेतवी बच्चा, यस सर। मेरा एग्जाम्पल सुना, चैप्टर तो अभी चालू करना है, बड़े शांति से करूंगा। मैंने क्या ट्रांजैक्शन रखा, क्या गलती किया, नेट प्रॉफिट का क्या परिणाम आया, एसेट का क्या हुआ, ये खाली तेरे सामने ऐसे ही समझाने के लिए रखा कि देख ऐसा ऐसा होता है, हो सकता है। मेरा चैप्टर अभी तक मैंने चालू नहीं किया, एक चैप्टर की आजू बाजू की बात तेरे सामने रखा है। ओके, चलिए थोड़ा आप ये लिख लेंगे, भले आप ये कुछ पूछ नहीं रहे मुझे, मैं बोलता हूं वैसे लिखते जाएंगे, ताकि आपको मालूम पड़े कि मैंने क्या किया है, और फिर मैं चैप्टर शुरू करूंगा। टेक डाउन प्लीज, हेडिंग मार ले, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पूरा थियरी है, मगर ऑफकोर्स प्रैक्टिकल टच है, तूने देख लिया प्रैक्टिकल टच है, थियरी है फिर भी। हेडिंग मार एक्सपेंडिचर्स, हेडिंग मार एक्सपेंडिचर्स, सैलरी, मोटर कार रेंट, रिपेयर, फर्नीचर परचेस एक्सेट्रा। लिखते जाना बच्चा, डिक्टेशन चालू है। एक्सपेंडिचर उसमें मैंने लिखा है सैलरी, मोटर कार रेंट, रिपेयर, फर्नीचर एक्सेट्रा। full stop paragraph. There are some small expenditures comma big expenditures or medium size expenditures, full stop. Full stop. चलो, some expenditure for short term, some expenditure for short term, छोटे समय के लिए,
while some expenditure for long term, लंबे समय के लिए खर्चा होता है भाई। ठीक है, अभी एक जस्ट एग्जाम्पल लिख लो, हेडिंग मार, एक लाइन छोड़ के एग्जाम्पल लिख। रिपेयर टू फर्नीचर ₹10,000, रिपेयर टू फर्नीचर ₹10,000। ये मैंने ऐसा ही एक ट्रांजैक्शन बोला, एक लाइन छोड़ के लिख, इट इज रिपेयर therefore it is nominal account, it is an expense, comma, it will be debited to profit and loss account। बराबर है ना भाई, रिपेयर है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बराबर है। आगे एक लाइन छोड़ के इसी को आगे पैराग्राफ, बट इफ द अकाउंटेंट, बट if the accountant shows this repair in the balance sheet as addition to furniture, because it is relating to furniture, फर्नीचर का रिपेयर है तो वो भी फर्नीचर का है तो फर्नीचर में डाल दिया, बिकॉज इट इज रिलेटिंग टू फर्नीचर। सर एक बार वापस रिपीट कीजिए हम प्लीज। यार मेरे तो खोपड़ी से निकल जाता है। ठीक है, तू आगे लिख, मैं रिपीट कराता हूँ किसी से, तू तभी वापस कलेक्ट कर लेना। मैं बुक में से नहीं देखता हूँ बेटा, कुछ भी बोल रहा हूँ ऐसे ही, आगे लिख ले फिर भी। देयरफॉर, हाँ बिंदास लिख, घबरा मत, अभी तेरा हो जाएगा, मेरी गारंटी है। देयरफॉर total furniture increased, that is asset increased, full stop। he has given debit effect only, क्यों भाई, डेबिट ही तो हुआ ना। he has given debit effect only balance sheet will be tallied, balance sheet will be tallied under both the circumstances, balance sheet will be tallied under both the circumstances, that is whether it is debited to profit and loss, that is whether it is debited to profit and loss or shown as asset, or shown as asset। पैराग्राफ, मैं जरा पढ़ा लूं ये पैराग्राफ ताकि वो अपना नकुल भाई का कुछ छूट गया था। हेतवी तू पढ़ेगी बच्चा? हमेशा बेटा तू पढ़ तो, हेतवी का फोटो गायब हो गया।
हेलो। But if the account Yes, sir. हाँ, अभी अमीशा पढ़ रही है। नकुल भाई, आप जरा लिंक लेने का प्रयत्न करना, बच्चा स्लो जाना। और नकुल भाई, आपको भी जहाँ रुकाना है उसको रुका देना। नकुल भाई, कैन यू हियर मी? हाँ चलो, अमीशा स्टार्ट प्लीज। हाँ, ये लास्ट but if पैराग्राफ। the accountant show गो स्लो प्लीज। हाँ, यू स्टार्ट प्लीज, कंटिन्यू कंटिन्यू। but if the accountant show this repair कंटिन्यू। बच्चा तू पढ़ती रहे, पूरा पढ़। in the balance sheet as addition to the furniture because it is relating to furniture, therefore total furniture increase, that is asset increase. He has given debit effect, only balance sheet will be tally. बस बस सर डन सर डन सर चल डन। ठीक है। और किसी का भी छूट जाता है तो चिंता मत करना, आराम से वो हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बच्चा पढ़ेगा। अरे देखो, मेरे को याद नहीं होता मैंने कौन सा वाक्य कब बोला हूँ। मैं टोटली फ्री स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ यार, बुक में से देख नहीं रहा हूँ। हाँ, खाली हेडिंग देखना पड़ता है, यू कैन अंडरस्टैंड। बाकी तो बैलेंस शीट टैली हो गया, ठीक है। हाँ, अगेन नेक्स्ट पैराग्राफ, कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज। If it is added in furniture, if it is added in furniture, then there are two errors taking place. सुना? Then there are two errors taking place. दो मिस्टेक मैंने बताया था ना बच्चा, देख दो मिस्टेक हो गई हमारी। कौन सी दो मिस्टेक हो गई जरा देख लो भैया। मैंने नंबर 1 और 2 यहाँ लिखा है, तेरे को दिखता है तो। नेट प्रॉफिट गलत आया, और दूसरा हमारा एसेट भी बढ़ गया, वो भी रॉन्ग है। टू एरर्स आर टेकिंग प्लेस। नेक्स्ट लाइन टेक डाउन 1। our net profit not reflect correct figure। सीधी बात है ना, प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम मैंने उड़ा दिया। नेट प्रॉफिट नॉट रिफ्लेक्ट करेक्ट फिगर, बराबर है, नेट प्रॉफिट रॉन्ग आएगा। एक लाइन, नेक्स्ट लाइन में आ जाए वापस। ये मेरी पहली गलती हुई। सेकंड, our total assets increase wrongly। क्यों भाई? our total assets increased wrongly। टोटल एसेट्स इंक्रीज रॉन्गली। तो बाबूजी यहाँ दो मेरी मिस्टेक हुई। अभी मैंने जो आपके सामने एक एग्जांपल रखा वो ये था। आपको मैंने पहले ही पूछा, कुछ पूछना है क्या? अभी भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज असली चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूं। असली चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूं। चलिए, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर and what is revenue expenditure? लो भाई, मैं असली चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? आप जरा हेडिंग मार लीजिए। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? एक वाक्य लिख ले, मैं लिखवा रहा हूं, सिंपल है। एक्सपेंडिचर क्लासिफाइड into two: one capital expenditure, two revenue expenditure। one capital expenditure, second revenue expenditure। लिख ले।
और एक हेडिंग और लिख ले, मैं काम चालू कर रहा हूं, एंड दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी आप ध्यान से 5-7 मिनट सुनेंगे। असली चैप्टर यहां से लॉन्च होने जा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलने का? बाबूजी, expenditures are classified into two. One is capital expenditure, second is revenue expenditure. मेरा डिस्कशन शुरू हो रहा है, लिखने का बंद कर दे, शांति से बोर्ड पे ध्यान रख। What is capital expenditure? बाबूजी, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं, जरा सुन ले, द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर, लिखना नहीं है बच्चा, द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर we get for the period more than 1 year। अब जी जो भी खर्चा कर रहे हो उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा मिल रहा है। द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर वी गेट फॉर द पीरियड मोर देन 1 ईयर। वो खर्चे का फायदा मुझे लंबे समय तक मिलता है, यू में से लॉन्ग पीरियड के लिए मिलता है। ऐसे सब खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। जो खर्चा किया उसका बेनिफिट मुझे लंबे समय तक मिलता है, वो खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बाबूजी, फॉर एग्जांपल, लाइसेंस मैंने लिया टू रन द फैक्ट्री, टू रन द शॉप। बाबूजी, तो लाइसेंस एक बार लेना है, इसका बड़ा खर्चा कर देना है, और जब तक ये मेरा बिजनेस रहेगा तब तक मेरे पास ये लाइसेंस रहेगा। तो लाइसेंस का जो एक बार का खर्चा करना पड़ेगा, बाबूजी, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एक बार खर्चा कर देना है, हर साल नया नया लाइसेंस नहीं लेना है। हाँ, लाइसेंस को रिन्यू करना वो अलग बात है। प्लीज अंडरस्टैंड, लाइसेंस को रिन्यू करना वो अलग बात है। लाइसेंस अपन एक्वायर कर रहे हैं, दैट इज वन टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जरा सुनते जाना, लंबी कहानी चलेगी। बाबूजी, एनी टाइम एनी एसेट एक्वायर्ड, एसेट एक्वायर्ड बोलेगा तो एसेट परचेस्ड, any asset acquired, acquired means any asset purchase। तो जब भी कोई एसेट आएगा, दिस इज अवर प्रॉपर्टी बच्चा, any asset, any property we are purchasing, that is also capital expenditure। कोई भी हम एसेट खरीदते हैं, जैसे कि लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, प्लांट खरीदा, मशीन खरीदा, फर्नीचर खरीदा, मोटर कार खरीदा, बाबूजी, एनी एसेट we have purchased, that is capital expenditure। पहला मैंने मुद्दा क्या बताया, हम लोग ने कोई भी खर्चा किया जिसका हमको बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है, बेनिफिट वी गेट फॉर मोर देन 1 ईयर। फॉर एग्जांपल, लाइसेंस ले लिया मैंने, मेरी बात आगे खिसकाया, वी एक्वायर एसेट, मतलब हमने प्रॉपर्टी खरीदा है बाबूजी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, मोटर कार, वॉट एवर द काइंड ऑफ एसेट यू से, तो बाबूजी दैट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। जरा सुनना, हमने एसेट लिया, एसेट में भी टेंजिबल एसेट, एसेट में भी इनटेंजिबल एसेट। सोच लो, टेंजिबल मतलब हम देख सकते हैं, इनटेंजिबल फॉर एग्जांपल पेटेंट राइट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क राइट। तो जरूरी नहीं है कि मैंने लैंड बिल्डिंग लेना मतलब टेंजिबल चीज ही लेना। Even the asset is acquired which is intangible, patent, goodwill, babuji, such assets acquired is also one kind of capital expenditure। और सुनते जाना, एक शब्द तूने सुना है, इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, याद आ रहा है? इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर याद आ रहा है? बाबूजी, क्या होता है इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर? सुनना, expenditure which is incurred, expenditure which is incurred on fixed asset, on fixed asset before starting the use of such fixed asset, before starting the use of such fixed asset,
आर कॉल्ड इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर। तेरे को एक एग्जांपल मालूम है, इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस हम लोग पे करते हैं ना, पेड ऑन मशीन, है ना। इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ऑन मशीन, तो ये इंस्टॉलेशन चार्जेस का अपन क्या करते हैं, ऐड टू मशीन। ये जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है ना, उसको अपन मशीन में ऐड करते हैं बच्चा। तो ये इंस्टॉलेशन जो चार्जेस है, ये अपन कब कब खर्चा किया, बिफोर स्टार्टिंग द यूज ऑफ दैट एसेट। और ये खर्चे का क्या करते हैं अपन, ऐड टू मशीन, और इसी को बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंस। कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंस का मतलब उसको एसेट में ऐड करो। कैपिटलाइजेशन ऑफ एसेट का मतलब उसको एसेट में ऐड करो। तो इसको भी अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मैंने 3-4 बात रखा, वापस तेरे सामने पेश करता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं बच्चा, 1 जिसका बेनिफिट लंबे समय तक होता है, मोर देन 1 ईयर। दूसरा मैंने बोला एनी एसेट एक्वायर, लाइसेंस फी वगैरह मैंने बताया। कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे लैंड बिल्डिंग हो, चाहे मशीन हो। फिर मैंने बताया चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, एसेट तो एसेट है यार। गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, मशीन है, मोटर है, चाहे एसेट टेंजिबल हो इनटेंजिबल हो, ये सब खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे इंसिडेंटल एक्सपेंस, के एसेट का यूज करने से पहले उस खर्चे को एसेट के साथ में करना जरूरी है। वो खर्चे को एसेट के साथ में करना जरूरी है। सच एक्सपेंडिचर आर नोन एज इंसिडेंटल एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ऑन मशीनरी, that is called incidental expense, and it is added to machine, means it is capital expense। बाबूजी मुझे और आगे बढ़ना है, जरा सुनते जाना। मेरा टॉपिक है कैपिटल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस किसको बोलते हैं, मैं आगे बोलना चाहता हूं। कैपिटल एक्सपेंस किसको बोलते हैं, जरा सुनना प्लीज। भाई साहब, देयर आर सम एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जरा सुनना ठीक से। expenditure incurred which result into increase in our income, लो भाई, which result into increase in our income permanently, एक दिन के लिए नहीं, परमानेंटली भाई इनकम इंक्रीज, वो खर्चा कर दिया। बाबूजी मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड विच रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन अवर इनकम। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं। बाबूजी कोई थिएटर होता है, वो थिएटर में ऑर्डिनरी चेयर है, उसकी जगह पे उन लोग पुश बैक कुशन चेयर लगा देवे। क्यों भाई, पहले कुर्सी थी ऑर्डिनरी, और अभी उन लोग ने पुश बैक कुशन चेयर लगा दिया। जरा सोच लेना, अभी पर टिकट उन लोग, पहले मान लो 100 रुपया लेते थे, अभी 110 लेंगे, 125 लेंगे। मतलब क्या हो गया, वो कुर्सियां बदल दी तो उनका परमानेंट इनकम बढ़ जाएगा जी। मुझे ये बोलना है, ये कुर्सी चेंज करने का जो खर्चा है ना, इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। मेरा एग्जांपल देखिए, अल्टीमेटली मैं बात तो एक ही शब्द के ऊपर कर रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर बच्चा? तो मैंने आखिरी एग्जांपल कौन सा दिया, एक्सपेंडिचर इनकर्ड विच रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन अवर इनकम। बाबूजी एक दिन के लिए इनकम बढ़ेगा, उसको अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते। मान लो कोई टॉकीज में बोले कि आज के शो में जो लोग आएंगे उसको बाबूजी खाना दिया जाएगा, और खाने का साथ उन लोग ने टिकट का खर्चा बढ़ा दिया, तो वो एक दिन के लिए ऐसा उन लोगों ने रखा था कि पॉपकॉर्न वगैरह देंगे, टिकट का भाव था 100 रुपया, 200 रुपया ले लिया, तो एक दिन के लिए इनकम भी बढ़ गई। तो वो पॉपकॉर्न का खर्चा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है कि सर इनकम तो बढ़ी ना, नहीं। अपन ने क्या बोला, जो खर्चा किया उससे इनकम अपना मोरलेस परमानेंट बढ़ना चाहिए, इनकम परमानेंट बढ़ना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि कुर्सी अपन ने पहले वो ऑर्डिनरी थी, अभी अपन ने पुश बैक लगा दिया, कुशन चेयर लगा दिया, तो पर टिकट पहले अपन 100 रुपया लेते थे, अभी 125 रुपया ले रहे हैं। तो ये खर्चे को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे।
उतना ही नहीं, जरा सुन ले बाबूजी, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जरा सुनना, एक्सपेंडिचर इनकर्ड विच रिजल्टिंग टू रिड्यूसिंग माय अदर रेगुलर एक्सपेंडिचर। लो भाई, मेरा रेगुलर एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, ये मैंने खर्चा कर दिया तो। हाय ला, ये कैसी रे, मैंने कोई खर्चा किया मैन भाई। अब तो कि सर जी आपका जो रेगुलर खर्चा होने वाला है वो आज से कम हो जाएगा। मैं जरा आपके सामने एक उदाहरण रखता हूँ। मान लो मैं अभी रेगुलर इलेक्ट्रिक का बिल तो भर रहा हूँ भाई, तो कि सर भर रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो थोड़े दिन पहले एक बार आया था वो जनरेटर वाले सब लोग, कि अब लोग आप लोग हमारा जनरेटर बना लगा लो, वो सोलर एनर्जी वाला लगा लो, तो आपका इलेक्ट्रिक का बिल नहीं आएगा। बाबूजी वो सोलर का कुछ ऐसा पैनल वगैरह लगा देने का, तो वो लगा लिया तो आपका इलेक्ट्रिक का खर्चा परमानेंट खत्म। मैं एक उदाहरण और देता हूँ, मतलब एक्सपेंडिचर मान लो मैंने ले लिया, सोलर पैनल का खर्चा कर लिया, तो मेरा रेगुलर जो इलेक्ट्रिक का बिल आता है मोरलेस कम आ जाएगा या तो जीरो हो जाएगा। एक उदाहरण और लेता हूँ, आपको मालूम होगा पेट्रोल का भाव ज्यादा होता है, डीजल का भाव कम होता है। नकुल भाई मालूम है ना, पेट्रोल का भाव ज्यादा है। नकुल भाई सुनते हैं क्या? हाँ, और डीजल का भाव कम होता है। अब देखिए मेरा एग्जांपल जरा, बाबूजी मेरी बस है, मैं ट्रैवलिंग का काम कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, मेरे बस में से जो पेट्रोल वाला इंजन था वो निकलवा दिया और उसकी जगह पे मैंने डीजल का इंजन डाल दिया बच्चा। मीन्स आई एम रिप्लेसिंग माय पेट्रोल इंजन बाय इंस्टॉलिंग डीजल इंजन। तो अब क्या होगा बाबूजी, बाबूजी मेरा रेगुलर जो पेट्रोल का बिल आता था ना महीने का, अब डीजल का बिल आएगा, लेकिन सावधान, पेट्रोल का बिल बहुत ज्यादा आता था बच्चा, डीजल का बिल बहुत कम आएगा, क्योंकि मैंने वो इंजन चेंज करा दिया। बाबूजी मुझे ये बोलना है, सच एक्सपेंडिचर इनकर्ड विच रिड्यूस अवर अदर रेगुलर एक्सपेंडिचर, तो ये जो खर्चा किया ना इंजन को रिप्लेस करने का, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं देखो आपके सामने एक ही बात पर आ रहा हूं घड़ी घड़ी, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर? मेरा एक ही शब्द के ऊपर चर्चा चल रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे? मुझे अभी भी बातें करना है, मेरे को थोड़ा लिखवा देना है, वरना ऐसा हो जाएगा ना कि मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा और लिखने का रह जाएगा, दैट आई डोंट वांट। प्लीज स्टार्ट। आपने हेडिंग तो मारा ही है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले मैंने ऐसे वो उदाहरण दिया था फर्नीचर रिपेयर का, ताकि आपके दिमाग में कुछ कुछ आना शुरू हो जाए, लेकिन अभी एकदम परफेक्ट स्टोरी चालू किया है। वो क्या, पहले खाने से पहले वो स्टार्टर वगैरह आता थे, तो सब लोग घूमते रहते हैं। पहले हमारे जमाने में तो स्टार्टर नहीं आता था, वो क्या बोलते, जलजीरा आता था। जलजीरा समझता है? हाँ हाँ, अभी इन लोग ने जलजीरा बंद कर दिया। तू काम करना, जब भी खाने को जाए तो जलजीरा का पैकेट साथ में लेके जाने का। अरे क्या है करता है, वो पानी वाले घूमते हैं ना, हाँ जलजीरा का पैकेट खोल के डाल देने का सबके सामने, और बोलने का भाई खाने से पहले जलजीरा पीना चाहिए, और मेरा नाम बताना, हमारे सर ने बोला है। सर माने की जरूरत नहीं है, हाँ कोई करने वाला नहीं है, साले तुम लोग है वो फैशन के फिशियरी। सर, आपने कभी ऐसा ट्राई किया है? कोई शादी में गए हो आप, इतनी सारी शादी में आप गए, आपने कभी ऐसा मेरा ट्राई किया? काम है दुनिया को सिखाना बच्चा। मैं तो पहले से हजमोला खा के जाता हूँ और जेब में भी रखता हूँ। सर आप तो हाजमोला खाते हो, मैं तो दोपहर से खाना ही नहीं खाता, बात ही खत्म, ये जलजीरा खाने की जरूरत ही नहीं पड़े। अरे यार, ये जलजीरा लेगा तो और भी तूने नहीं खाया तो भी थोड़ी जगह हो जाएगी। और तेरे को एक सीक्रेट बताता हूँ, सुन, बड़ा ये जरूरी बात है। तुम लोग अभी, यार तेरे को मैं कैसे सुनाऊं, कैसे सिखाऊं। हम खाना खाने को बैठते हैं ना, जमीन पे बैठने का, और सुनना, ऐसा पलाठी वाटते हैं। पलाठी समझता है? हाँ अरे इंग्लिश में पलाठी को क्या बोलते हैं मालूम है? मेरे को अभी तक नहीं मालूम, डिक्शनरी में देख लेना, पलाठी ऐसा बोलते हैं ना, पलाठी। यस सर। तो वो हमारा घुटन होता है ना, नी हाँ के नीचे है ना एक तकिया जरा दबा देने का, ताकि अपना ये जो नी है ना, जरा मेरा फोटो ले लो सब लोग, ताकि आपको मालूम पड़े मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे को आने दो स्क्रीन पे। हाँ आगे। मेरे को ले लो नयन भाई, स्क्रीन पे मेरे को ले लो।
हाँ, तो ये अपना नी होता है ना, वो हाँ उसके नीचे थोड़ा तकिया दबा दो, ताकि ये नी ऐसा बैठता है ना, वो ऐसा हो जाना चाहिए। माइला, थोड़ा दोनों तरफ का नी ऊंचा हो जाएगा ना, तो ये नेचुरल चीज बोल रहा हूँ, अपना जो अंदर का स्टमक होता है ना, वो अपने आप थोड़ा खुल जाता है। हाँ, खाना ज्यादा खाएगा, देख लेना ट्राई करके। ये हमारे गुजराती में इसको शब्द बोलते हैं ढीचणिया। साला ये ढीचणिया का मतलब, ढीचण ढीचण बोलेगा तो नी के नीचे दबाने का। नी के नीचे ऐसा दबाएंगे तो अपना पैर है ना थोड़ा ऊंचा हो जाता है। जैसे ही पैर ऊंचा हो जाएगा ना, तो अपना स्टमक थोड़ा खुल जाता है, दब के ऑटोमेटिक अपन ज्यादा खाना खाते हैं। अभी सर ट्राई करके देखना, शादी में वो ढीचणिया लेके जाने का, या तो तकिया लेके जाने का, नीचे बैठ जाने का, देखना खाना ज्यादा खाया जाता है। ये सीक्रेट है सब भाई। चलो, कुछ पूछना है क्या सवाल? नो सर। जितना मैंने बोला ना अभी तक, सब चीज लिखवा रहा हूँ, डोंट वरी। और मैंने जितना बोला ना, एक भी चीज बुक में नहीं है। देख, मैंने पहले थोड़ा स्टोरी किया वो, और अभी असली चैप्टर चालू हो गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ पूछना है? आपका गया है वो रिकवर हो जाएगा, डोंट वरी। नयन भाई, कुछ पूछना है बेटा? ठीक है, चलिए मैं आपको वापस अनम्यूट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग मुझे ठीक से सुन सके। ओके, चलिए, हाँ, स्टार्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, टेक डाउन द एक्सपेंडिचर which gives the expenditure which gives the benefit for longer period। आप सामने स्क्रीन पे भी देखना, मैंने वही चीज रखना है, ताकि आपको मिस हो गया तो, लेकिन सामने स्क्रीन पे दिखेगा तो आपको याद आ जाएगा कि सर ऐसा कुछ बोला था। द एक्सपेंडिचर which incurred which gives the benefit for long period, that is the benefit is received for more than 1 year। benefit which is received for more than 1 year। For example, purchasing the license, into bracket right, taking the license। purchasing मतलब taking, निकालते हैं लाइसेंस, कभी कभी खरीदते भी है, इसलिए मैंने परचेज शब्द जोड़ा है। purchasing the license for doing the business is one time expenditure। पैराग्राफ, any expenditure incurred, सबका कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, घड़ी घड़ी इसलिए बोलने की जरूरत नहीं, अपना हेडिंग ही है कैपिटल एक्सपेंडिचर। चल, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्विजिशन, एक्विजिशन यानी मैंने ब्रैकेट में लिखा है एक्वायर्ड परचेस। एक्विजिशन मींस परचेस, फॉर एक्विजिशन मींस परचेस ऑफ एसेट फॉर द बिजनेस। एसेट मींस प्रॉपर्टी, एसेट फॉर द बिजनेस। आगे फुल स्टॉप। Such asset may be tangible or intangible।
Such asset may be tangible or intangible. For example, land, building, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, घबराना मत। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, मोटर, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल, etc. Paragraph continue. Any incidental expenditure incurred. बोर्ड पे स्पेलिंग लिखा है। Any incidental expense incurred is also capital expenditure. Is also capital expenditure. मैं मीनिंग लिखवाता हूं, घबरा मत। फुल स्टॉप, कंटिन्यू। Incidental expense means the expense incurred before starting the use of fixed asset. सावधान, before starting the use of fixed asset. स्क्रीन पे देखना, मैं आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, installation charges paid on machine. Installation charges paid on machine, comma, it is added in the value of machine. It is added in the value of machine it is called capitalization of expense. It is called capitalization of expense. आगे चल रहा हूं बच्चा। पैराग्राफ, besides expenditure incurred which result into increase in our income, which result into increase in our income. कौन सा एग्जाम्पल मैंने इधर दिया था, which result into increase in our income? भाई साहब, सोलर पैनल वाला। सोलर पैनल वाला? अरे सर वो पैनल, वो जनरेटर आपने बोला तो था क्या कि इनकम बढ़ेगा क्या मेरा? क्या रे पागल जैसा बात करता है? सोलर पैनल से मेरा इनकम बढ़ेगा? सॉरी सर, सॉरी।
दूसरा था वो। हेतवी बहन जी कौन सा दिया था? सीट वाला, कुशन सीट। सॉरी हाँ वो कुशन शीट। हाँ, शीट तो वाला, फिर अरे थिएटर वाला, कमाल है रे। थिएटर। तो फिर थिएटर में जाते नहीं है क्या? घर से कुर्सी साथ में लेके जाते हैं क्या? पिक्चर देखने जाएंगे तो क्या भाई? टिकट का पैसा कम करो नकुल भाई। हाँ सर। पिक्चर देखने जाएंगे तो घर से टेबल कुर्सी साथ में लेके जाया करो, उसको बोलो पिक्चर का पैसा कम करो, कुर्सी तो हमारा है। ट्राई करेंगे एक दिन। हाँ एक दिन ट्राई करेंगे। सब में मेरे को मत बोलना आप ऐसा करते हैं क्या, तुम लोग बहुत खराब लोग हैं। जो भी बात में मेरे को, मैं आपको इतनी आइडिया दिखाया, अभी देखना वो खाने को जाएगा तो नीचे बैठना और वो पलाठी ऐसा करके बैठना, अपने बाप दादा को पूछ के देखना। ये है ना, हकीकत में हमारे जूने लोग ऐसे करके बैठते थे, उसको ढीचड़ियां बोलते थे। ये साला लोगों को मालूम भी नहीं है ढीचड़ियां क्या होता है। गुजराती लोगों को ज्यादा मालूम पड़ता है इसको। ये नी के नीचे दबाते हैं उसको हम लोग गुजराती में ढीचड़ बोलते हैं, और उसके नीचे तो ढीचड़ ऊपर होता है तो अपना पेट अपने आप बड़ा हो जाता है, खाना ज्यादा जाता है। ट्राई करना एक बार कभी, देखो आप भी याद करेंगे कि सर क्या क्या टेक्निक सिखाते हैं, चला धमाल हो जाता है। और लाइफ टाइम याद रखना। और हाँ भाई, ससुराल जाओ तो ऐसा नहीं करना, साले उधर से भगा देंगे। हाँ, सब चीज जहाँ करने जैसा उधर करना। हाँ नयन भाई, इधर उधर जाके करेंगे कि ज्यादा खाना खाने का, लाओ थोड़ा। चलिए एग्जाम्पल लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, push back cushion chair is installed. Push back cushion chair is installed in the cinema house with which we can increase the ticket charges, है ना? टिकट का चार्जेस बढ़ जाएगा और क्या। Therefore, expense of chair is capital expense. सुना क्या? Expense of chair is capital expense. और आखिरी पॉइंट पर आ गया हूं, अभी चर्चा बहुत लंबा चलेगा भैया। तो क्या पूरा वो पहले प्रकार का थियरी नहीं, अभी का जो थियरी आप खुद देख रहे हैं, एक प्रैक्टिकल टच है मेरी बातों में। पैराग्राफ, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या मैंने पढ़ाया था, अभी क्या लिखा रहा हूं। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड which result into decrease in other regular expense. Example, installation of solar panel which will reduce our regular electric bill. कॉमा करके एक एग्जांपल और लिख, replacing petrol engine by diesel engine is also our capital expense. मैं यहां चर्चा रोकता हूं प्लीज। दैट्स इट प्लीज, यहां रुक रहा हूं। दैट्स इट, थैंक यू।